नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसएससी एक जंग में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 की पोस्ट प्रेफरेंस, जो कि कुछ ही दिनों में आने वाली है। ठीक है, अभी अभी आपने देखा होगा एसएससी ने सीएचएसएल की पोस्ट प्रेफरेंस निकाल दी थी और पोस्ट प्रेफरेंस विंडो सीएचएसएल की बंद हो चुकी है। तो अब अगला नंबर एसएससी सीजीएल 2024 के पोस्ट प्रेफरेंस की होगी और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 में लगने वाले 4600 ग्रेड पे की पोस्ट के बारे में। 4600 ग्रेड पे मतलब लेवल 7 पे बैंड 2 में आता है। आपको पता है बेसिक पे 44,900 होती है इस पोस्ट की। और ये पोस्ट जो है टॉप रैंकर्स जो बंदे होते हैं एसएससी सीजीएल में, है ना, जो टॉप 1000 के बंदे हो गए, है ना, टॉप 1000 वाले बंदे जो होते हैं वो 4600 ग्रेड पे की पोस्ट मोस्टली ऑप्ट करते हैं। ये मैं यूआर कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस वाले अपना अपने हिसाब से वो एडजस्टमेंट करके देख सकते हैं, उनकी रैंक थोड़ी पीछे तरफ जाती है। ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट 4600 ग्रेड पे की पोस्ट जिन पे सबकी नज़र होती है। इन्हीं 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होम स्टेट में लेने के लिए रिपीटर्स बार बार एग्जाम देते हैं, है ना। तो आज की ये वीडियो काफ़ी डिटेल्ड और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये वीडियो आप पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा मदद होने वाली है इस वीडियो के थ्रू। रही बात मेरी, तो मैं ऑलरेडी सिलेक्टेड हूँ इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट पर। एसएससी सीजीएल 2023 से अभी वर्किंग हूँ, तो मैं आपको इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट के बारे में भी बहुत सारे डिटेल्ड इंसाइट्स दूंगा, क्योंकि ये भी एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है और काफ़ी टॉपर्स की चॉइस भी रहती है इस पोस्ट के पीछे। और इस पोस्ट के साथ काफ़ी भौकाल भी एसोसिएटेड है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो भौकाल आप इस पोस्ट के बारे में सुनते हैं बाहरी दुनिया में, क्या वो असलियत में भी है या नहीं। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कौन सी है भौकाल वाली पोस्ट्स, है ना, जो यूट्यूब में रील्स और शॉर्ट्स, जो इंस्टा पे आप मेम्स और रील्स वगैरह देखते हैं, उनमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में जानेंगे। टॉपर्स कौन कौन सी पोस्ट लेते हैं 4600 ग्रेड पे में, ये भी नज़र डालेंगे। और कौन सी पोस्ट पे कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स होंगे डिस्क्वालीफाइड अगर वो कुछ सर्टेन फिजिकल क्राइटेरिया फुलफिल ना करे। तो ये जो कलर ब्लाइंड पोस्ट है ना, इनके बारे में लोग डिस्कस नहीं करते, ये काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक है। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना, तभी आपको समझ आएगा कि कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स के लिए कौन सी पोस्ट एलिजिबल है, कौन सी पोस्ट नहीं। ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं करना चाहते। तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करें, ताकि उनकी भी मदद हो जाए एसएससी सीजीएल 2024 की पोस्ट प्रेफरेंस भरने में। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन एक नज़र डालते हैं लेवल 7 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज में। अगर आप देखेंगे तो इस बार 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज काफ़ी अच्छी आई है। जैसे आप जनरल कैटेगरी की देखिए 2372 है, ओबीसी में 1419 है, ईडब्ल्यूएस में 531 है और एससी की 872 है, एसटी की 447 है। तो ओवरऑल अगर अपन देखें 18,000 सीट में से करीब करीब 5,641, मतलब 1/3 सीट्स जो है ये 4600 ग्रेड पे की वैकेंसीज है। ये काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। मतलब इस बार भर भर के बंदे डेफिनेटली 3 स्टार लेने वाले हैं, वर्दी लेने वाले हैं। 4600 ग्रेड पे की पोस्ट में उनकी जॉब लगने वाली है। अगर आप इसको पिछले साल के डेटा के हिसाब से कंपेयर करेंगे, या जो नॉर्मली सीजन में ट्रेंड रहता है जहाँ पे 7 से 8,000 वैकेंसी ही आती है हर साल, ये जो नंबर आपको दिखेगा ना यूआर का 2372, ये ऑलमोस्ट आप हाफ कर दीजिए। तो आप काफ़ी किस्मत वाले हैं कि इस बार इतनी ज़्यादा वैकेंसीज आई है। हालांकि प्री की कट ऑफ काफ़ी हाई गई थी और जो मेंस में हमने बच्चों का एवरेज स्कोर भी देखा है, उस हिसाब से ट्रेंड को देखते हुए कट ऑफ फिर से हाई जाने वाली है। लेकिन वैकेंसीज डिपार्टमेंट की तरफ से बहुत ही बढ़िया आई है। 2372 जनरल कैटेगरी की सीट्स आई है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये जो 2372 सीट्स हैं सारे प्योर यूआर वाले नहीं लेंगे। इसमें से काफ़ी सीट्स ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बंदे भी लेंगे। हर साल ही होता है कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बंदे यूआर से भी सीट लेते हैं, क्योंकि यूआर है ही मतलब जनरल कैटेगरी, मतलब इट इज़ ओपन फॉर एवरीवन। सारे ही कैटेगरी वाले सीट्स को ले सकते हैं। आगे चल के अपन वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ भी रह सकती है। थोड़ा बहुत मैं आपको रफ आइडिया दे दूंगा जो लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से चला है। ठीक है, अब 4600 ग्रेड में कौन कौन सी पोस्ट बेसिकली आपकी आ जाती है। सबसे पहले असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो दिल्ली बेस्ड पोस्ट है ना, जिनके बारे में आपने बहुत कुछ सुन रखा होगा। एएसओ इन एमईए, एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईईआईटी, एएसओ इन रेलवेज, है ना, ये कुछ पोस्ट हैं, हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। इंस्पेक्टर, जो सीबीआईसी में 3 टाइप के इंस्पेक्टर्स होते हैं। जीएसटी इंस्पेक्टर वर्दी वाले 3 स्टार, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर जिनको सफ़ेद कलर की वर्दी मिलती है, फिर असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी, सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स जो कि कुछ पोस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको एक चीज़ जानना पड़ेगा कि एसएससी सीजीएल में काफ़ी टाइप के पोस्ट आते हैं।
है ना। लेकिन इनमें से कुछ पोस्ट जो 4600 ग्रेड पे की होती है उनमें एक फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होता है। ये फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट आपका कब कंडक्ट करवाया जाता है? जब आपका सिलेक्शन होकर डिपार्टमेंट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उस समय आपका एक पीईटी भी लिया जाता है जो कि है फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट। तो इसमें कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स और फिजिकल क्राइटेरिया आपको फुलफिल करना पड़ता है। तो ये पोस्ट कौन कौन सी है? सबसे पहले इंस्पेक्टर जीएसटी, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज सीबीआईसी में, इंस्पेक्टर एग्जामिनर सीबीआईसी में, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर सीबीआईसी में। तो मतलब सीबीआईसी जो डिपार्टमेंट है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, इसमें जो तीनों इंस्पेक्टर आ रहे हैं इन सब में फिजिकल रिक्वायरमेंट है। ठीक है। फिर आते हैं अपन लोग इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, फिर सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वित्त मंत्रालय का पार्ट है, और फिर आता है आपका सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर इन नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये जो सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर की पोस्ट आप देख रहे हैं ये पहले नहीं आती थी, ये सीजीएल 23 से आना शुरू हुई है। ठीक है। फिर आता है आपका सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई, है ना, क्राइम ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एंड लास्ट में है आपका सब इंस्पेक्टर इन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो ये जो आपके 1 2 3 4 5 6 7 ये जो 8 पोस्ट्स हैं इनमें आपकी फिजिकल रिक्वायरमेंट्स होती है। तो मतलब अगर आप इन पोस्ट को भरोगे तो आपको पीईटी देना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका ये फाइनल डिपार्टमेंट में आपकी ज्वाइनिंग होगी। ठीक है। इन सब में मेडिकल वैसे उतना कुछ सीरियसली होता नहीं है, मॉडरेट ही होता है। शायद सीबीआई, एनआईए, एनसीबी इन सब में मेडिकल्स थोड़े से टफ होते हैं। मैं आगे चल के डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ जब मैं हर एक इंडिविजुअल पोस्ट को अच्छे से एनालाइज करके आपको बताऊंगा कि क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट है, क्या क्या टेस्ट होते हैं और क्या क्या टेस्ट नहीं होते। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप के हिसाब से पोस्ट को कैसे डिवाइड किया गया है। सबसे पहला एज ग्रुप आपका आता है 18 से 27 साल वाले। ठीक है। इसमें कौन कौन से पोस्ट आपके इंक्लूडेड है? ऑडिटर 2 टाइप के होते हैं, एक कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल, कैग ऑडिटर, है ना, जिसकी मेरिट बेसिस पे एलोकेशन होती है, रैंक बेसिस पे इसके मिलते हैं ऑल ओवर इंडिया में इनके ऑफिसेस है। दूसरा आपका होता है ये बेसिकली ऑडिटर जो है कैग ऑडिटर, ये 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, मतलब लेवल 5। फिर आता है आपका अकाउंटेंट के अंदर आपके 2 टाइप के अकाउंटेंट होते हैं, एक होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स सीजीए जो कि प्योरली दिल्ली बेस्ड है, ये भी लेवल 5 की जॉब है। और एक आपका होता है सीएजी अकाउंटेंट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल अकाउंटेंट, ये जो पोस्ट है ये भी आपके रैंक बेसिस पे ही एलोकेशन देती है, लेकिन इसका एक डीमेरिट क्या है कि सीएजी अकाउंटेंट की जो पोस्ट है वो आपको दिल्ली में नहीं मिलेगी। सीएजी, आप ये ध्यान से ये बात सुन लीजिए, जो लोग सीएजी अकाउंटेंट ऑप्ट करने का सोच रहे हैं, ये सीएजी अकाउंटेंट जो है ये दिल्ली बेस्ड नहीं है, ये आपको दिल्ली में नहीं मिलने वाली। ठीक है। ये बात आप बहुत लोगों को पता नहीं है, तो इस पोस्ट को ऑप्ट करने से पहले आप ज़रा सोच लें कि आपको अगर दिल्ली चाहिए तो सीजीए अकाउंटेंट या सीएजी ऑडिटर भरिए, आप सीजीए अकाउंटेंट भरिए या सीएजी अकाउंटेंट की तरफ मत जाइए, क्योंकि सीएजी अकाउंटेंट दिल्ली बेस्ड नहीं है। दिल्ली के अलावा आपको ऑल ओवर इंडिया में जो कैपिटल सिटी है उसमें सीएजी अकाउंटेंट के ऑफिसेस मिल जाएंगे, बस दिल्ली नहीं मिलेगी। ऑडिटर में एक और आता है आपका सीजीडीए ऑडिटर जो कि लेवल 5 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है ना। सीजीडी ऑडिटर में जो है ऑलोकेशन रैंडमली होता है, मतलब सीजीएल 18 तक बंदों को बेसिकली नॉर्थ का कमांड दे देते थे, लेकिन नॉर्थ के कमांड अब आपके ओवर स्टाफ्ड हो चुके हैं, तो इसी वजह से क्या होता है कि सीजीडी ऑडिटर में अब बंदों को मोस्टली पुणे, मुंबई, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर ये सब पकड़ाया जा रहा है। आप पास्ट ईयर का एलोकेशन चेक करके देखिएगा, वैकेंसी से इनको लेना देना नहीं है, एलोकेशन रैंडम होती है, लेकिन ट्रांसफर्स ओपन है ना। हर 4 साल में आप कमांड में सर्व करके ट्रांसफर लेकर अपने होम स्टेट वापस आ सकते हैं, लेकिन ये ट्रांसफरेबल जॉब है सीजीडीए ऑडिटर की। कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स, ये डिफेंस से रिलेटेड है। फिर एक आता है आपका जूनियर अकाउंटेंट जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में लगते हैं, है ना। जूनियर अकाउंटेंट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन में भी रहते हैं, ये भी 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है। ट्रांसफर इसमें ओपन है। पोस्टल डिपार्टमेंट में रूल 38 का भी ये लोचा रहता है ना, ट्रांसफर लेके सीनियरिटी लूज करके अपने होम स्टेट में वापस आ सकते हैं। आगे चल के जब इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट एक 4600 ग्रेड पे की पोस्ट आती है उसमें अपन डिस्कस करेंगे कि ये रूल 38 बेसिकली होता क्या है। फिर एक होता है आपका सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जो कि ये MES में लगते हैं, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में, ये 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है। फिर एक होता है आपका यूडीसी की पोस्ट, अपर डिविजनल क्लर्क, और एक होती है आपकी टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी या सीबीआईसी। ठीक है। तो ये जो यूडीसी और टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट है ये भी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। ठीक है। अब अपन बात करें 18 से 30 साल की एज में। 18 से 30 साल की एज में मात्र 3 ASO की पोस्ट है। जो बंदे 18 से 30 साल की एज में, मतलब अगर कोई बंदा 18 साल की उम्र में CGL क्रैक कर रहा है और उसे ASO की पोस्ट चाहिए तो उसे इन तीनों पोस्ट पर ध्यान देना पड़ेगा। कौन कौन से है? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन इंटेलिजेंस ब्यूरो, ASO इन NIC MEEIT, और एक आपका होता है ASO इन MEEIT। ये जो ASO इन MEEIT है इसमें दिल्ली बेस्ड है, इसमें सिर्फ दिल्ली में ही पोस्टिंग होती है हेडक्वार्टर में, और
ये इसकी पोस्ट आपकी काफ़ी कम आती है, तो इसकी कट ऑफ काफ़ी उड़ती है। इस बार भी शायद इसमें 3 या 4 ही सीट्स है, जिसमें से 3 जनरल की है और एक शायद ओबीसी की है। एक है आपका एएसओ इन एनआईसी एमईआईटी, ये सिर्फ दिल्ली बेस्ड नहीं है भैया, ये ऑल इंडिया ट्रांसफर वाली पोस्ट है। इस चीज़ को ध्यान रखो, एनआईसी एमईआईटी और एमईआईटी में कंफ्यूज मत होना। एएसओ इन एमईआईटी जो है ये ऑल इंडिया ट्रांसफर है, ठीक है, इसमें सिर्फ आपको दिल्ली नहीं मिलेगा। और सिमिलरली एएसओ इन आईबी का भी सेम सीन है, इसमें भी 80% बंदों को तो दिल्ली दे देते हैं, बाकी 20% बंदों को बाहर जाना पड़ता है। काम इसका आपका आईबी एसीआई के बराबर नहीं है, आईबी एसीआई के साथ इसको कंफ्यूज मत करना। आईबी एसीआईओ इज कम्प्लीटली डिफरेंट, वो भी 4600 ग्रेड पे लेवल 7 की पोस्ट है, लेकिन उसमें फील्ड जॉब रहता है। लेकिन एएसओ की मोस्टली डेस्क प्रोफाइल वाली जॉब होती है, बेसिकली 9 to 5 वाली ही जॉब रहेगी। लेकिन इसमें क्या है, ट्रांसफर्स ओपन है एएसओ इन आईबी में, तो बंदों को दिल्ली के बाहर भी भेजा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपके जितने भी असिस्टेंट की पोस्ट होगी 4200 ग्रेड पर में, शायद असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स, असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। इसमें से कुछ पोस्ट दिल्ली बेस्ड भी है। असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ माइंस जैसे ऑल इंडिया बेस्ड है, इसमें मोस्टली सीट्स आपकी उड़ीसा, झारखंड या बंगाल में रहती है, ठीक है, या हैदराबाद में रहती है, माइंस का हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। फिर इंस्पेक्टर जीएसटी सीजीएसटी, ये भी 18 से 30 साल एज वाले आप ऑप्ट कर सकते हैं। प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, एयू इन ईडी, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सदाबहार पोस्ट 18 से 30 साल एज वाले लोग ले सकते हैं। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, सब इंस्पेक्टर जो एनसीबी, सीबीआई, एनआईए में लगते हैं। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट 4200 ग्रेड पे की, ये सीबीआईसी की पोस्ट है, मतलब ऑफिस सुपरिंटेंडेंट मान लीजिए आप, ये वही है। रिसर्च असिस्टेंट इन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये भी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, इसके लिए भी 18 से 30 साल एज वाले एलिजिबल है। अब बात करें 20 से 30 एज ग्रुप वाले पोस्ट की, जितने भी एएसओ वाली पोस्ट होती है दिल्ली बेस्ड, एएसओ इन एमईआईटी, एएसओ इन एमईए, नहीं सॉरी, एएसओ इन एमईआईटी तो आपकी 18 से 30 साल एज वाली है। 20 से 30 एज वाले ग्रुप में एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए, एएसओ इन रेलवेज, एएसओ इन एएफएचक्यू, ये सब बेसिकली जो दिल्ली बेस्ड वाली जॉब है, एसआई इन सीबीआई, ये सिर्फ 20 से 30 एज वाले ग्रुप वाले ही भर सकते हैं। मतलब अगर आप कंफ्यूज मत हो, ऐसे समझिए, अगर कोई 18 साल का बंदा है जिसने सीरियल क्रैक कर लिया और उसे चाहिए एएसओ की पोस्ट, तो ये एएसओ इन एमई और एएसओ इन सीएसएस के लिए एलिजिबल नहीं होगा। वो कौन से एएसओ के लिए एलिजिबल होगा, जो नंबर 2 रो पे मैंने आपको बताया, एएसओ इन आईबी, एएसओ इन एनआईसी एमईआईटी और एएसओ इन एमईआईटी। तो कोई अगर 18 साल का बंदा सीरियल क्रैक कर रहा है तो वो बस 3 एएसओ पोस्ट के लिए एलिजिबल होगा। एएसओ इन सीएसएस, एएसओ इन एमईए के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको मिनिमम 20 साल एज होनी चाहिए, ठीक है। और एक पोस्ट आती है जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, जो कि आपकी 32 साल की एज लिमिट रखता है यूआर के लिए। ये एकमात्र पोस्ट है जो 30+ 4200 ग्रेड पे में यूआर के लिए 32 साल की एज तक एलिजिबल है, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स कौन सी पोस्ट बेसिकली ऑप्ट नहीं करेंगे, ये सबसे जरूरी चीज है, ठीक है। इस पीपीटी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट लेते चलिए। हर एक पीपीटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। लोग ज्यादा बताते भी नहीं है, ऊपर ऊपर से हवा दिखाते, मैं आपको रियलिटी बताऊंगा। कौन से पोस्ट कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स ऑप्ट नहीं कर सकते। सबसे पहले जीएसटी इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर, एग्जामिनर, एएसओ इन एनआईसी एमईआईटी, ये कलर ब्लाइंड के लिए एलिजिबल नहीं है। लेकिन एएसओ इन एमईआईटी जो है वो कलर ब्लाइंड वाले बंदे भी चूज कर सकते हैं। यही अंतर है एएसओ इन एमईआईटी और एएसओ इन एनआईसी एमईआईटी में। ये 18 से 30 साल एज ग्रुप के लिए, एमईआईटी भी 18 से 30 साल एज ग्रुप के लिए। एमईआईटी में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल है, लेकिन एनआईसी एमईआईटी में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। क्लियर हो गया। एयू इन ईडी, इसके लिए भी कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल नहीं है। और इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, इसके लिए भी कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स आपके एलिजिबल नहीं है। लेकिन मजे की बात क्या है कि सीबीआई में जो इंस्पेक्टर लगता है वो कलर ब्लाइंड, अगर कलर ब्लाइंड भी हो तब भी वो एलिजिबल है। तो बाकी जितने भी पोस्ट बच गए, इन 6 पोस्ट के अलावा उन सब में कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स एलिजिबल है। तो इन 6 पोस्ट को आप प्लीज ईयर मार्क कर लीजिएगा। कलर ब्लाइंडनेस अगर आपको टेस्ट करना है तो आप यूट्यूब पे इशारा टेस्ट देखकर टेस्ट कर सकते हैं। उसमें बेसिकली डॉटेड पिक्सल्स आते हैं, उसमें आपको वो रंग बिरंगे कलर्स में डिफरेंशिएट करके बताना रहता है कि कौन सा फिगर है या कौन सा न्यूमेरिक है या कौन सा नंबर दिया गया है या कौन सा अल्फाबेट दिया गया है। अगर आप ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट चाहते हैं तो अपने आसपास किसी क्लिनिक में जाके दिखवा लीजिए, है ना, इशारा टेस्ट करवा लीजिए। आप भी संतुष्ट हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे कि आप कलर ब्लाइंड है या नहीं। क्योंकि अगर आप कलर ब्लाइंड होते हैं और आप ये 6 पोस्ट ऑप्ट करेंगे, मेडिकल में आपको छटना है, तो मेडिकल में अगर आप छट गए तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो भूले से भी कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स इन 6 पोस्ट को ऑप्ट मत करना। इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देख लीजिए क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एज। जिन पोस्ट के बारे में मैंने बताया ये वही चार्ट है, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर लग सकते हो, है ना। इन चार्ट्स को मैंने अच्छे से डिस्कस कर लिया है, ठीक है। इसमें कुछ और है नहीं, इनके बारे में मैंने सब कुछ बता दिया है। कौन सी ग्रुप बी, कौन सी ग्रुप सी की पोस्ट है, ये सब आप देख लीजिए, ठीक है। ये वैकेंसी चार्ट है।
है ना। इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। अब चलिए अपन डिस्कस करते हैं एएसओ पोस्ट के बारे में। अब डिटेल्ड में हर एक 400 ग्रेड पे के पोस्ट के बारे में देखते हैं। एएसओ पोस्ट इन दिल्ली, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। एएसओ मतलब असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ठीक है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आप सीजीएल से लगेंगे, लेवल 7 की पोस्ट है कि ना, ये आपकी हायरार्की है एएसओ में। सबसे पहले आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनेंगे, फिर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम अगर निकाले, अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम पास करते हैं, डिपार्टमेंटल एग्जाम का नाम क्या है, LDCE, लिमिटेड डिपार्टमेंटल कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करवाता है, यूपीएससी कंडक्ट करवाती है, और इसका लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। तो ये नहीं कि बस मुंह उठा के चल दिया और पास हो गए, इसके लिए आपको बराबर ऑफिस में टाइम निकाल के पढ़ना भी पड़ेगा, है ना। काफ़ी सारे पेपर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप इस पेपर को क्लियर करेंगे LDCE, तो आप बनते हैं एसओ सेक्शन ऑफिसर, जो कि 4800 ग्रेड पे ग्रुप बी गैजेटेड पोस्ट है। उसके बाद आप बनेंगे अंडर सेक्रेटरी, फिर आप बनेंगे डेप्यूटी सेक्रेटरी, और लास्ट में आप पहुंचोगे डायरेक्टर तक, ठीक है। तो अगर मैं साल की बात करूं तो एएसओ से सेक्शन ऑफिसर बनने में आपको लग जाएंगे 8 से 10 साल। सेक्शन ऑफिसर से अंडर सेक्रेटरी बनने में आपको लगेंगे 5 से 6 साल। अंडर सेक्रेटरी बनते ही आपको आ जाएगी स्टैग्नेशन। डेप्यूटी सेक्रेटरी बनने में आपको लग जाएंगे और 7 से 8 साल, ये भी वैरी करेगा। और डेप्यूटी सेक्रेटरी से डायरेक्टर बनने में आपको लग जाएंगे और ज़्यादा 7 से 8 साल। तो मैंने जिन बंदों से डिपार्टमेंट में जो लगे हुए हैं, जिनसे मैंने बात की है, वो बोलते हैं कि बंदे आजकल मैक्सिमम डेप्यूटी सेक्रेटरी तक ही पहुंच पा रहे हैं। पहले और भी ज़्यादा प्रमोशन होते थे, लेकिन अब यूपीएससी का दबदबा है, तो यूपीएससी वालों ने कुछ पोस्ट अपने लिए रिजर्व कर ली है। जैसे डायरेक्टर की पोस्ट यूपीएससी कैडर वालों के लिए ही रिजर्व हो चुकी है अब। तो मैक्स टू मैक्स आप डेप्यूटी सेक्रेटरी तक ही पहुंचोगे, मतलब अपने सर्विस में आप 4 प्रमोशन तो ले देकर ले ही लोगे, ठीक है। बाकी इसकी वर्क प्रोफाइल की अगर बात करें तो ये बिल्कुल डेस्क जॉब है, 9 to 5 जॉब है ना। दिल्ली मेट्रो से आपको जाना पड़ेगा, है ना। सेंट्रल सेक्रेटरीट में आप जाओगे, ठीक है। बढ़िया बढ़िया आपको नज़ारे भी दिख जाएंगे, है ना। जो आप बेसिकली दूर से देखते थे, उसका आप हिस्सा बनोगे, मिनिस्ट्री का पार्ट बनोगे, वो जो अपने में एक बहुत बड़ी प्राउड मोमेंट होगी आपके लिए, है ना। बाकी ठीक है, जॉब इतनी ख़राब नहीं है, काफ़ी डिसेंट और स्टेबल लाइफ है, खासकर CSS में। जिनको दिल्ली चाहिए प्रोमिनेंटली, उनके लिए CSS तो बिल्कुल बेस्ट है, ये तो मान के चलो, है ना। कोई कुछ भी बोले कि बहुत ही मतलब क्लर्क वाली जॉब है, हाई पेइंग क्लर्क जॉब है, भाई SSC सीरियल से जितने भी पोस्ट है सारे के सारे आपको हाई पेड क्लर्क ही बना के रखेंगे, सीधी सी बात है ना। आगे चल के मैं डिटेल्स में और बताऊंगा वीडियो में, आपको क्लियर पता चल जाएगा कि जो आपको हवा और भोकाल दिखता है यूट्यूब रील्स और शॉर्ट्स में, वैसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं बेस्ट एएसओ पोस्ट, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। ये इंडिविजुअल है, आप फ्री है, आप कुछ भी सोच सकते हैं। मैं अगर अपने हिसाब से बताऊं तो सबसे बेस्ट पोस्ट अगर मेरे हिसाब से एएसओ की है तो वो है एएसओ इन MEA। ये टॉपर्स की चॉइस होती है। आप सीरियल 17 का डेटा उठा के देख लीजिए, सीरियल 17 से लेके अभी सीरियल 23 भी गया और सीरियल 24 भी आ गया, अभी भी एएसओ इन MEA टॉप पे बरकरार है ना। ऑलमोस्ट 8 से 9 सीरियल हो चुके हैं, लेकिन एएसओ इन MEA को कोई डिस्प्लेस नहीं कर पाया। पहले इनकम टैक्स इंस्पेक्टर टॉपर्स की चॉइस होती थी, लेकिन जब से फेसलेस हो गया है, ITI का चार्म थोड़ा सा कम हो गया है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। एएसओ इन MEA की टॉपर्स की चॉइस होती है। इसमें आपको लाइफ टाइम दिल्ली बेस्ड पोस्टिंग है, ठीक है, लेकिन इसमें आपको फॉरेन जाने का भी ऑप्शन रहता है ना। शुरुआती 2 साल तक आपको ये दिल्ली में प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट करना पड़ेगा। 2 साल कंप्लीट होते ही आप फॉरेन जाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, है ना। इनिशियली टिपिकली शुरुआत में हार्ड सी कंट्रीज दिया जाता है, जहां तक मेरे को पता है, लेकिन कुछ लोगों की अगर किस्मत अच्छी हुई तो आपको बढ़िया कंट्रीज भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो अगर बात करें तो एएसओ इन MEA ये टॉपर्स की चॉइस है, ठीक है। और मतलब टॉप रैंकर्स वाले बंदे, ये टॉप 100 वाले बंदे बेसिकली एएसओ इन MEA ही मैक्सिमम लेते हैं। और इस बार 90 पोस्ट है UR की, तो मान के चलो पिछले बार शायद 160 रैंक तक गई थी MEA। इस बार भी आपका अगर मैं सोच के चलूँ तो ले देकर करीब 200 रैंक तक मेरे ख्याल से खिंच जानी चाहिए, है ना, क्योंकि पिछले बार के कंपैरिजन में इस बार सीट्स थोड़ी ज़्यादा है ना। तो AIR 200 तक मेरे ख्याल से एएसओ इन MEA UR को मिल जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो एएसओ इन CSS, ये तो सबसे बेस्ट जॉब है ना, क्योंकि इसमें सबसे स्टेबल लाइफ है। गर्ल्स के लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि ये प्योर डेस्क जॉब है, 9 to 5 जॉब है, ठीक है। कोई खिचखिच नहीं, नाइट टाइम आप दिल्ली में ही रहोगे। हाँ, दिल्ली का अपना पोल्यूशन का लोचा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लोग नहीं रह सकते। ऐसे यूं ही नहीं, वो इंडिया की सबसे पॉपुलेटेड यूनियन टेरेटरी है, ठीक है। लोग वहाँ पे रह रहे हैं, बतेरे लोग रह रहे हैं, लोग जॉब के लिए जाते भी है, ठीक है। तो जो दिल्ली या दिल्ली के आसपास वाले, उनके लिए तो बल्ले बल्ले है। एएसओ इन CSS सबसे बेस्ट पोस्ट है, ये भी टॉपर्स की चॉइस है ना। इसमें भी इस बार करीब 600 के अराउंड वैकेंसीज है, 1900 रैंक तक जाएगी, ठीक है, मुझे जहाँ तक लग रहा है ना। इसकी भी कट ऑफ करीब कितनी 335 336 मान के चलिए एएसओ इन CSS की, है ना। ये रैंक मित्रा पे डेटा देख के आप पता कर सकते हैं। हालांकि रैंक मित्रा को SSC फॉलो नहीं करती, उनका अपना अलग लोचा है, ठीक है। एएसओ इन रेलवे इसकी सिर्फ एक पोस्ट आई है, ठीक है, और ये पोस्ट जो है ये बेटर देन CSS है प्रमोशन एस्पेक्ट्स में, ठीक है।
है ना। और अगर आप एएसओ इन ईसीआई की बात करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो इसमें प्रमोशन सबसे फास्टेस्ट है। इसमें शायद आप डायरेक्टर तक पहुंच जाओगे क्योंकि इसमें प्रमोशन काफ़ी फास्ट है। और एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, एएसओ इन एमपी है, ये जो है इसमें भी बेसिकली प्रमोशन काफ़ी फास्ट है ना। ठीक है, तो प्रमोशन एस्पेक्ट से देखा जाए तो एएसओ उतनी बुरी पोस्ट नहीं है। लाइफ टाइम दिल्ली में रहोगे ना, नॉर्थ कोर में रहोगे, घर से आना जाना, जिनका दिल्ली में घर है उनके लिए तो सबसे बेस्ट ही है। इवन आसपास स्टेट वाले के लिए भी बहुत सही है ना, क्योंकि दिल्ली है, एक सिटी है, सैलरी भी ज़्यादा मिलेगी, है ना। और अभी 8th पे कमीशन भी आ रहा है, तो आपको मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आपको पता ही होगा, है ना, कितनी सैलरी बनने वाली है। ठीक है, तो ये था एएसओ पोस्ट का एनालिसिस, है ना। ये टॉपर्स की चॉइस रहती है ना। तो नॉर्थ वालों के लिए ये वाली स्लाइड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन लोग बात करें भौकाल वाली पोस्ट्स, है ना, जिनमें बेसिकली आपको लगता है कि काफ़ी रुतबा है, काफ़ी पावर है, उनमें से एक पोस्ट है सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई। इसका बेसिकली हायरार्की क्या है, सबसे पहले आप इसे सीजीएल दोगे, आप लेवल 7 सब इंस्पेक्टर में लगोगे, है ना। फिर आप बनोगे इंस्पेक्टर। ठीक है, सब इंस्पेक्टर बनने में करीब 5 से 6 साल आपको लग जाएंगे अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर करो तो। फिर इंस्पेक्टर से डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट बनने में आप मान के चलो और 7 से 8 साल, है ना, इसमें भी आपको पेपर क्लियर करना पड़ेगा। फिर डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट से एडिशनल सुपरिटेंडेंट बनने में 4 से 5 साल, फिर हर 5 से 6 साल में रेगुलर प्रमोशन है। लेकिन ले देकर मैक्स आप एडिशनल सुपरिटेंडेंट तक ही पहुंचोगे, क्योंकि जो बंदे डिपार्टमेंट लगे हुए जिनसे मेरी बात हुई है उन्होंने बोला है मैक्सिमम बंदे एडिशनल सुपरिटेंडेंट तक जाके ही रिटायर हो जा रहे हैं, वो सुपरी नहीं बन पा रहे। ठीक है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है ना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, आपने नाम सुना ही होगा, है ना। सीबीआई इज ऑलवेज इन द न्यूज़ फॉर ऑल द राइट रीजंस, है ना। ये भी बेसिकली टॉपर्स की चॉइस रहती है, जिनको बेसिकली थोड़ा थ्रिल और एडवेंचर चाहिए, जो टिपिकल एएसओ या टिपिकल सरकारी बाबू वाली जॉब नहीं करना चाहते, उनके लिए सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। चलिए आगे चल के डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई इन सीबीआई। क्या क्या बेसिकली एडवांटेजेस है। सबसे पहले तो जो यंग एडवेंचरस कैंडिडेट्स है उनके लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। आप काफ़ी हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस इन्वेस्टिगेट करोगे, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना होगा, उनको इंटरोगेट करोगे, उनसे मिलोगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आप सीबीआई को कोर्ट में रिप्रेजेंट करोगे। सोसाइटी में भाई तगड़ी इज्जत है, सीबीआई को तगड़ी इज्जत। आप लोगों को बोलोगे आप सीबीआई से आप आईडी कार्ड दिखा दोगे, काफ़ी ज़्यादा इज्जत आपको मिलेगी। ये पब्लिक में, ऑफिस की बात नहीं कर रहा, ठीक। ये कोई बोरिंग 9 to 5 जॉब वाली नहीं है, डेस्क वर्क तो बिल्कुल नहीं है एएसओ जैसी। और एसएससी सीजीएल में ये सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब है। ठीक है, एसएससी सीजीएल में सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब यही है, एसआई इन सीबीआई, क्योंकि इसमें आपको स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस भी मिलता है जो कि 20% होता है बेसिक पे का, प्लस आप 13 महीने वाली सैलरी रिसीव करोगे। बाकी पोस्ट 46 ग्रेड पे या कोई भी पोस्ट हो सीजीएल में, वो आपको 12 महीने की सैलरी देगी, लेकिन एसआई इन सीबीआई में आपको 13 महीने की सैलरी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि गवर्नमेंट आपसे एक्स्ट्रा काम करवाएगी। एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है मतलब एक्स्ट्रा काम भी करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा काम करने का मतलब ये है कि आपको सैटरडे संडे भी बुलाया जा सकता है, जब मर्जी हो आपको बुलाया जाएगा, आपको जाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें छुट्टियां ज़्यादा नहीं मिलती, है ना। इसमें पर्सनल लाइफ काफ़ी, मतलब ये मान के चलो कि पर्सनल लाइफ की बैंड बच जाएगी, ऐसा मैंने जहाँ तक सुना है, क्योंकि कोर्ट के चक्कर काटते काटते हालत ख़राब हो जाएगी। तो एसएससी सीजीएल में जो इंडिया में बेसिकली रहेंगे उनके लिए हाईएस्ट सैलरी है। लेकिन अगर आप ओवरऑल हाईएस्ट सैलरी की बात करोगे तो एएसओ इन एमईए की सैलरी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे जब आप फॉरेन पे जाओगे पोस्टिंग, जब आप फॉरेन ट्रिप पे जाओगे तो आपकी सैलरी महीने की करीब 3 से 3.5 लाख बनेगी, जो कि प्योर वाइट मनी है। एएसओ इन एमईए जिनको फॉरेन पोस्टिंग मिलती है उनको प्योर वाइट मनी मिलती है 3 से 3.5 लाख की, जिसपे कोई टैक्स नहीं लगता, है ना। तो एएसओ इन एमईए जो है ओवरऑल देखा जाए तो सबसे हाईएस्ट पेइंग जॉब एएसओ इन एमईए है। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो एसआई इन सीबीआई जो है वो हाईएस्ट पेइंग जॉब है एसएससी सीजीएल में, ठीक है। अब अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये रेगुलर सरकारी बाबू एएसओ वाली नौकरी नहीं है ना। जो लोग सोचते हैं कि वो एएसओ या अकाउंटेंट बन के जो सरकारी बाबू वाली की नौकरी करेंगे 9 से 5 वाली, उनके लिए ये जॉब बिल्कुल नहीं है। वर्क जो है काफ़ी स्ट्रेसफुल और सेंसिटिव इन नेचर का, ठीक है ना। और इसमें बेसिकली पीस नहीं है, फैमिली के लिए टाइम आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि आप हमेशा डेडिकेटेड रहेंगे टू द कॉज ऑफ सर्विंग द नेशन। क्योंकि आपको 13 महीने की सैलरी भी दी जा रही है, और सरकार अगर आपको 1 महीने एक्स्ट्रा सैलरी दे रही है तो इसका मतलब है कि वो बढ़िया हिसाब से काम भी निकलवा लेगी, क्योंकि गवर्नमेंट बेवकूफ़ नहीं है कि आपको वो ऐसे पैसे दे दे, ठीक है। जो सब इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको काफ़ी सेंसिटिव और डेंजरस एरियाज में पोस्टिंग दी जाती है। इनिशियल पोस्टिंग जो है मोस्टली हार्ड एरियाज में होती है, ठीक है ना। नॉर्थ वाले बंदों को साउथ भेज दिया जाता है, ठीक है। हालांकि इसमें ट्रांसफर्स ओपन है, तो आप कुछ साल हार्ड स्टेशन में सर्व करके दोबारा अपने होम स्टेट वापस आ सकते हो, लेकिन आपको फिर से जाना पड़ेगा। हर 3 से 4 साल में इसमें ट्रांसफर लगे रहते हैं, तो स्टेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये पैन इंडिया जॉब है, फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स है, तो लेक ऑफ स्टेबिलिटी तो होगी ही। और एक चीज़ क्या है कि अगर आपकी डोसाइल पर्सनालिटी है, अगर आप उतने एक्सट्रोवर्ट आउटगो नहीं हो, अगर आपको एडवेंचर नहीं पसंद है, अगर आप बेसिकली इंट्रोवर्ट हो या अपने में रहना पसंद करते हो, तो इस पोस्ट को बिल्कुल भी ऑप्ट मत करना।
क्योंकि इस पोस्ट के साथ जो प्रेशर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसके साथ आप कोप नहीं कर पाओगे। ठीक है, भौकाली देख के या इल्यूजन देख के इस पोस्ट के पीछे मत भागो। अगर आप इस पोस्ट पे 35 साल नौकरी करके सस्टेन कर पाओ तभी इस पोस्ट को ऑप्ट करो। बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बहुत ही बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन वो बोलते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। तो जितनी ज़्यादा पावर आपको मिलेगी उतनी ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। हालांकि एसएससी सीरियल से जब आप सब इंस्पेक्टर बनोगे तो आपको कुछ खासा पावर मिलने नहीं वाली है। वो मोस्टली ज़्यादातर सब लोग हाई पेड क्लर्क ही होते हैं, ये सच्ची बात है। लेकिन जैसे जैसे प्रमोशन होगा तो आप ऊपर वाली पोस्ट पे जाओगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, अब अगर बात करें असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी, ये मेरी पर्सनल फेवरेट पोस्ट है, काफ़ी अंडररेटेड पोस्ट है। ठीक, बताता हूँ मैं क्यों। तो इसमें सबसे पहले आप एईओ में लगोगे, है ना। इसके क्या होता है, 3 से 4 साल बाद आप बनोगे एनफोर्समेंट ऑफिसर, जो कि है 4800 ग्रेड पे गैजेटेड। इसके बाद फिर आप बनोगे डिप्टी डायरेक्टर, फिर आप बनोगे जॉइंट डायरेक्टर। मैक्सिमम बंदे जॉइंट डायरेक्टर तक जाके ही रुक जाते हैं, एडिशनल वो बन नहीं पाते। पहले बंदे एडिशनल बन जाते थे क्योंकि पहले प्रमोशन फास्ट था, लेकिन अब IRS UPSC वाले आ गए तो उनका दबदबा है, तो उन्होंने एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट को फ्रीज कर लिया है खुद के लिए ही। तो अगर आपकी एज भी रहती है तब भी आप एडिशनल की पोस्ट तक नहीं पहुंच पाओगे, मैक्स टू मैक्स आप जॉइंट डायरेक्टर तक ही बनोगे। ठीक है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर जो होती है ये टॉपर्स की चॉइस होती है, मतलब अंडर 100 रैंक वाले बंदे इस पोस्ट को लेके उड़ जाते हैं। पिछले साल सीजीएल 23 में मात्र 2 पोस्ट आई थी, तो मेरे ख्याल से अंडर 50 रैंक में ही ये पोस्ट खत्म हो गई थी। इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी पिछले बार। इस बार इसमें अच्छी खासी वैकेंसीज है, तो इस बार उतनी ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी, लेकिन अच्छी कट ऑफ ही जाएगी। ठीक है, अब अगर अपन लोग बात करें डिटेल्स अबाउट एईओ, इसमें जो है प्रमोशन काफ़ी फास्ट है। जितने भी एसएससी सीजीएल के जॉब्स आपको दिख रहे हैं, सबसे फास्ट प्रमोशन देने वाली जॉब यही है, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, क्योंकि इसमें 3 से 4 साल में आप 4800 ग्रेड पे की पोस्ट पे पहुंच जाओगे। ठीक है, और आपको सोसाइटी पे मैसिव सोशल रिस्पेक्ट मिलने वाला है, क्योंकि ईडी जो है ये वित्त मंत्रालय के अंदर आता है एंड इज ऑलवेज इन द न्यूज़ फॉर ऑल द राइट रीजंस। मतलब सीबीआई जैसा इसका सीन है ना। आपने सुना होगा रेड्स वगैरह ये लोग कंडक्ट करते रहते हैं, है ना। आजकल तो इनकम टैक्स से ज़्यादा रेड्स ईडी वाले करवा रहे हैं। ठीक है ना, कभी किसी बड़े सेलिब्रिटी के घर में छापा मार दिया, कभी इस फेमस पर्सनालिटी को बुला लिया इंटरोगेट करने के लिए, तो इन सब का एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है। जो एईओ होता है वो रेड पे जाएगा, सर्च सर्वे करवाएगा, फाइलिंग ऑफिशियल पेपर्स, रिकॉर्ड्स मेंटेन करेगा। दीज आर सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एईओ। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जॉब है ना, और बिल्कुल भी डेस्क जॉब नहीं है इसमें। मतलब यू विल बी इन योर टोज, आप कुछ ना कुछ एक्सप्लोर करते रहोगे। ठीक है, और मोस्टली क्या है कि लोग इकोनॉमिक क्राइम्स के साथ डील करते हैं। ठीक है ना, जैसे कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट जो आता है ना, और जितने भी हाई प्रोफाइल पर्सनालिटीज होते हैं उन सब के साथ आपको डील करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, आपको काफ़ी बढ़िया एक्सपोजर मिलेगा और आपके करियर के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है ना। इकोनॉमिक क्राइम है तो थोड़ा सा डेंजर हो सकता है, लेकिन बाकी इनोशियस पोस्ट है, हार्मलेस पोस्ट है, कोई उतनी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक क्राइम है तो थोड़ा बहुत देख के बच के रहना पड़ता है ना। लेकिन इसकी एक और एडवांटेज क्या है कि आपको मोस्टली जो है X या Y सिटी में ही पोस्टिंग दी जाएगी। ट्रांसफर्स फ्रीक्वेंट है, हर 4 साल में आपको ट्रांसफर दिया जाएगा। ठीक है, पैन इंडिया जॉब है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जॉब लेके दिल्ली या कोलकाता या कोई भी मेट्रो सिटी में अपने घर पे ही रहोगे, ऐसा नहीं है। 3 से 4 साल बाद आपको अलग अलग पूरे भारत भ्रमण आपको करवा दिया जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, और जो इनिशियल ट्रेनिंग होती है वो दिल्ली हेडक्वार्टर्स में हेल्ड होती है। ठीक है, एक और चीज़ क्या है कि इसमें ये काफ़ी हेक्टिक जॉब है। ठीक है, इसमें फ्रीक्वेंट रेड्स होता है। रेड्स और सर्च सर्वे जो है ना, ये दूर से ही देखने में अच्छा लगता है। रेड जब आप पहली बार जाओगे काफ़ी एक्साइटेड रहोगे, लेकिन एक बार जाने के बाद आप बोलो कि मुझे और नहीं जाना। ठीक है, तो इसमें काफ़ी फ्रीक्वेंट रेड्स होते हैं, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट जॉब है। इसमें कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है। ठीक है, इसमें भी आपको बेसिकली स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस दिया जाता है, जो कि 20% ऑफ बेसिक पे होता है ना। मतलब एक्स्ट्रा पैसा बेसिकली दे रहा है, तो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं मतलब सीधी बात है गवर्नमेंट काम करवाएगी, तो इसलिए आपको सैटरडे और संडे भी बुलाया जा सकता है। हालांकि मोस्टली नहीं बुलाते, लेकिन जब ज़्यादा फाइनेंशियल ईयर का एंड चल रहा है ना, जैसे मार्च अभी आने वाला है, तो हर डिपार्टमेंट में ही ज़्यादा स्ट्रेन पड़ेगा, तो इस समय आपको सैटरडे संडे भी जाना पड़ सकता है। ठीक है, ये थी असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ईडी की डिटेल्स। काफ़ी अच्छी पोस्ट है, करियर प्रोस्पेक्ट आपको बहुत बढ़िया मिलने वाला है। लेकिन भैया टिपिकल सरकारी नौकरी नहीं है। अगर आप एक्सपोजर चाहते हो, है ना, अगर आप हमेशा चाहते हो कि है ना कुछ एडवेंचरस करूँ, तो ये पोस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। ठीक है, अब बात करते हैं वर्दी वाली जॉब्स, है ना, जिनके पीछे लोग पागल होते हैं ना, जिन पे सबसे ज़्यादा यूट्यूबर्स, शॉर्ट्स, रील्स, है ना, सबसे ज़्यादा भौकाल जिन पोस्ट पे रहता है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले आता है इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर। यह है व्हाइट वर्दी वाली जॉब। ठीक है ना, पीओ ये कस्टम्स के अंदर है, ये जीएसटी के अंदर नहीं है। लोगों को ये भी नहीं पता होता कि जो इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर है ये जीएसटी के अंदर नहीं, कस्टम्स के अंदर आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई पूछे कि पीओ किस में आता है तो बताइएगा, पीओ कस्टम्स के अंदर आता है। सबसे पहले आप पीओ लगोगे, है ना, ये हायरार्की है। उसके बाद आप करीब 8-9 साल बाद बन जाओगे सुपरिंटेंडेंट, फिर उसके बाद और 8-9 साल बाद आप बनोगे डिप्टी कमिश्नर, फिर कमिश्नर। मैक्सिमम बंदे डिप्टी कमिश्नर तक ही अभी जा रहे हैं, है ना, बंदों से जिन्हें जो लगे हुए हैं पीओ।
मुझे उनसे पता चला है कि मैक्सिमम बंदे आजकल डेप्यूटी कमिश्नर तक ही जा पा रहे हैं, है ना। स्टैग्नेशन यहाँ पे भी है, हर जगह यूपीएससी ने अपना रौला जमाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आपको असली पावर और असली भौकाल चाहिए तो यूपीएससी निकालो, एसएससी से उतना कुछ ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है, ठीक है। अगर हम आगे बात करें डिटेल्स ऑफ प्रिवेंटिव ऑफिसर, इसमें व्हाइट कलर की यूनिफॉर्म दी जाती है, ठीक है। ये कस्टम्स डिपार्टमेंट के अंदर आता है, लेकिन एक सबसे बड़ी डिमेरिट इसमें क्या होता है कि इसकी जो पोस्टिंग होती है कोस्टल एरियाज में होती है, क्योंकि आपकी पोस्टिंग ज़्यादातर पोर्ट या एयरपोर्ट पे होगी, है ना। तो ये प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो पोस्टिंग होती है ये मोस्टली कोस्टल एरिया में होती है। तो नॉर्थ भूल जाओ भैया, जो नॉर्थ वाले बंदे हैं आराम से ध्यान से सुन लो, प्रिवेंटिव ऑफिसर लेने का सोच रहे हो तो ये माइंड बना के चलना कि आपको दिल्ली नहीं मिलेगा, आपको कोस्टल एरियाज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, कोची, इन्हीं से या गुजरात, वडोदरा, इन सब जगह में बेसिकली आपको रखा जाएगा जहाँ पे कोस्टल एरियाज है, ठीक है। तो अगर ये पोस्ट ले रहे हो तो नॉर्थ भूल जाओ, है ना, कर्क रेखा के ऊपर आपको पोस्टिंग नहीं मिलने वाली, ठीक है। इसमें बेसिकली ड्यूटीज आपकी क्या क्या है, स्मगलिंग प्रिवेंट करना, सर्च कंडक्ट करना इलीगल गुड्स के लिए, है ना, एयरपोर्ट और पोर्ट्स वगैरह में, इंश्योर करना कि सारे कमोडिटीज पर टैक्स या ड्यूटीज पे की जा रही है टाइम पे या नहीं। एक और चीज़ क्या है कि प्रिवेंटिव ऑफिसर में आपकी नाइट शिफ्ट रहती है, मतलब अगर आपकी नाइट शिफ्ट है तो आपको अगले 2 दिन तक ऑफिस नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि रात भर जगोगे तो सीधी बात है कि अगले 2 दिन तक ऑफिस जाने की हालत में रहोगे भी नहीं। तो ये चीज़ बहुत लोगों को पता नहीं है, प्रिवेंटिव ऑफिसर में नाइट शिफ्ट रहती है। इसी कारणवश क्या है कि लड़कियां इस पोस्ट को ऑप्ट नहीं करती, इसमें काफ़ी रिजिड वर्किंग आवर्स है, नाइट शिफ्ट में जान निकल जाएगी, सीधी सी बात है, रात जगना आसान नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए लड़कियां जो है ये प्रिवेंटिव ऑफिसर को ज़्यादा ऑप्ट नहीं करती, और मैं भी रिकमेंड करूंगा कि आप ऑप्ट ना ही करो, है ना। लेकिन इसमें जो प्रमोशन है ये जीएसटी इंस्पेक्टर से बेटर है ना। उसमें तो जीएसटी इंस्पेक्टर में आप बंदे 20-20 साल तक बस सुपर ही बने रहते हैं, इसमें आप कम से कम डेप्यूटी डायरेक्टर तक पहुंच जाओगे। अब इस पोस्ट पे कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, जैसा मैंने बोला था कलर ब्लाइंड वाले कैंडिडेट्स इसमें एलिजिबल नहीं है। मेल की हाइट मिनिमम 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए विद 81 सेंटीमीटर चेस्ट एक्सपेंशन, यही टेस्ट आपके फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में वो लोग डीबी के टाइम करवाते हैं, ठीक है। फीमेल की हाइट मिनिमम 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 48 केजी डीवी, 48 केजी वेट होती है। फिजिकल टेस्ट जो है ये डिपार्टमेंट टीवी के समय करवाते हैं और लीनियंट ही होता है, मोस्टली सभी पास कर जाते हैं। आज तक मैंने कभी सुना नहीं है किसी को मेडिकल से इन्होंने निकाल दिया हो, ठीक है। अब बात करते हैं इंस्पेक्टर एग्जामिनर, ये भी काफ़ी अंडररेटेड पोस्ट है, अभी बताऊंगा मैं क्यों। इसकी प्रमोशन हायरार्की देख लो, पहले आप एग्जामिनर बनोगे, उसके 3 से 4 साल बाद आप अप्रेजर 4800 ग्रेड पे बन जाओगे। इसके बाद स्टैग्नेशन आ जाता है, डेप्यूटी कमिश्नर बनने में यहाँ से आपको 10 साल लग जाएंगे। उसके बाद 10 साल बाद आप जॉइंट कमिश्नर, मैक्सिमम जॉइंट कमिश्नर तक ही पहुंचोगे, एडिशनल कमिश्नर नहीं पहुंच पाओगे। पहले बंदे एडिशनल के कमिश्नर बन के भी रिटायर हुए हैं, लेकिन अब वही यूपीएससी आ गई है, ठीक है, आईआरएस वगैरह आ चुके हैं इसमें डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने स्टैग्नेशन ला दिया है। तो एडिशनल कमिश्नर तक बंदे मतलब वही पहुंच सकते हैं जो काफ़ी यंग एज, यानी मान के चलो 20 साल की उम्र में अगर कोई लग गया, क्योंकि ये पोस्ट 20 से 30 साल की एज लिमिट वाली होती है, कोई अगर 20 साल की उम्र में लग गया तो वो शायद एडिशनल की उम्र तो पोस्ट तक पहुंचे, कोई अगर 25 की उम्र में लगता है तो वो मैक्सिमम जेसी या जॉइंट कमिश्नर की पोस्ट तक जा सकता है, ठीक है। इसमें यूनिफॉर्म नहीं रहती, ठीक है। अगर आप बात करें इनका बेसिकली काम क्या होता है, ये जो ऑफिसर है ये इंश्योर करते हैं कि लॉज रिलेटेड टू इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स आर फॉलोड, ठीक है। मोस्टली पोर्ट एरियाज में पोस्टिंग होती है, ये जो है डेस्क जॉब है, ठीक है ना। और इनकी पोस्टिंग जो है हमेशा लाइफ टाइम कैपिटल सिटीज में होती है, लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। लेकिन वही है कोस्टल एरिया में पोस्टिंग होगी, नॉर्थ आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो दिल्ली वाले बंदे इस पोस्ट को कृपया ऑप्ट ना करें, और अगर ऑप्ट कर रहे हैं तो बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि आपको घर से दूर ही रहना पड़ेगा इन कैपिटल सिटीज लाइक मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एक्सेट्रा। लेकिन एडवांटेज ये है कि मोस्टली मेट्रो सिटीज में ही पोस्टिंग होती है, तो सैलरी ज़्यादा मिलेगी, ठीक है ना। कोस्टल एरियाज में मिलता है पोस्टिंग, तो नॉर्थ के सपने देखना मत, ये पोस्ट लेकर, ठीक है। पहला प्रमोशन जो है अप्रेजर 4800 ग्रेड पे, ये काफ़ी सुपर फास्ट है, 3 से 4 साल में आप 4800 ग्रेड पे बन जाओगे, लेकिन उसके बाद स्टैग्नेशन आ जाता है। लेकिन एक चीज़ क्या है कि जितने भी इंस्पेक्टर्स मैंने भी सीबीआईसी में डिस्कस किए, फिर चाहे वो प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, चाहे जीएसटी इंस्पेक्टर हो, या चाहे एग्जामिनर हो, इसमें प्रमोशन सबसे फास्ट है सीबीआईसी में। मतलब जितने भी 3 इंस्पेक्टर के पोस्ट है सीबीआईसी में, सबसे फास्टेस्ट प्रमोशन एग्जामिनर में होता है। और इस पोस्ट में भी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, लाइक मेल की मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, 81 सेंटीमीटर की चेस्ट एक्सपेंशन, फीमेल की हाइट 152 सेंटीमीटर अलॉन्ग विद 48 केजी वेट। देखो एक चीज़ क्या है ना, मेडिकल में जो ये चेस्ट एक्सपेंशन और ये लड़कियों के लिए जो वेट का ये आप देख रहे हो ना, ये उतना वो डिटेल में देखते नहीं है, लीनियंट रहते हैं, थोड़ा बहुत रहता है, इधर उधर चल जाता है। लेकिन ये जो हाइट है ना, ये हाइट मिनिमम एटलीस्ट आपको फुलफिल करना ही है। अगर इससे 0.1 सेंटीमीटर भी कम होता है तो वो डीवी से आपको बाहर कर देंगे। तो इन पोस्ट को भरने से पहले फिजिकल रिक्वायरमेंट देख लेना आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं, क्योंकि अगर एक बार बाहर हो गए तो पूरे साल की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं जीएसटी इंस्पेक्टर, जो 3 स्टाइल वाली वर्दी है ना है ना, जो पुलिस वाले होते हैं खाकी वर्दी पहने जो घूम रहे हैं यूट्यूब में रील्स शॉर्ट्स भौकाली डाले हुए हैं, है ना। सबसे ज़्यादा हाइप्ड अप पोस्ट है ये जीएसटी इंस्पेक्टर, और सबसे ज़्यादा ओवर हाइप्ड पोस्ट भी है, क्योंकि मैं क्या बोलूँ, जितने भी
अजीबोगरीब रंग बिरंगे सतरंगी यूट्यूबर्स जो है वो मोस्टली जीएसटी इंस्पेक्टर ही होते हैं। आपने यूट्यूब पे कारनामे भी देखे होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, आप सबसे पहले सीरियल से जीएसटी इंस्पेक्टर लगोगे, उसके बाद सुपरिंटेंडेंट बनोगे, फिर असिस्टेंट कमिश्नर बनोगे, फिर डेप्यूटी कमिश्नर बनोगे, फिर जॉइंट कमिश्नर बनोगे, लास्ट में कमिश्नर बनोगे। लेकिन अभी प्रमोशन का सूरत हाल यहाँ पे ये है कि जीएसटी इंस्पेक्टर से सुपरिंटेंडेंट जो 4800 ग्रेड पे की पोस्ट है, यही बनने में कुछ जोन में बंदों को 20-20 साल लग जा रहे हैं। तो मोस्टली बंदे क्या है, कुछ जोन जैसे बिहार, बंगाल जो कोलकाता वाला हो गया, लखनऊ है ना, यूपी में लखनऊ, कानपुर वाला जो जोन है, इन जोन्स में बेसिकली क्या हो रहा है कि बंदे 20-20 साल तक सुपरिंटेंडेंट तक ही पहुंच पा रहे हैं और रिटायर कर रहे हैं एसी बनकर। लेकिन कुछ जोन्स फास्ट भी है, जैसे दिल्ली, भुवनेश्वर, उसके बाद मुंबई है ना, चेन्नई, इन जगहों पे बेसिकली जीएसटी इंस्पेक्टर की प्रमोशन काफ़ी डिसेंट है। आप 6 साल में सुपरिंटेंडेंट बन जाओगे और मैक्स टू मैक्स आप जॉइंट कमिश्नर तक जाकर रिटायर कर सकते हो, है ना। तो प्रमोशन साउदर्न या कोस्टल एरियाज में काफ़ी फास्ट है, और जो नॉर्थ का कोर बेल्ट है वहाँ पे प्रमोशन काफ़ी स्लो है। वहाँ पे बंदे नॉर्थ के कोर बेल्ट में बंदे बस एसी तक बन के ही रिटायर हो रहे हैं, पर साउथ में जाओगे तो जॉइंट कमिश्नर तक तो आप बन ही जाओगे, ठीक है, जो आईआरएस में आते हैं। अब अगर अपन लोग जीएसटी इंस्पेक्टर की बात करें तो ये सबसे ओवर हाइप्ड पोस्ट है एसएससी सीजीएल की, बिकॉज ऑफ यूट्यूबर्स, रील्स और शॉर्ट्स जो होता नहीं है वो दिखाते थे। कुछ बंदे तो भाई जीएसटी इंस्पेक्टर को आईआरएस के साथ भी कंपेयर कर चुके हैं, मैं आप समझ गए होंगे, मैं नाम नहीं लूंगा उनका ठीक है। लेकिन इस पोस्ट में क्या है ना, प्रमोशन काफ़ी स्लो है, मतलब सुपर स्लो है। मैक्स डेप्यूटी कमिश्नर तक ही आप पहुंच सकते हो। कुछ जोन्स है लाइक लखनऊ, कोलकाता, बिहार, जहां पे 20 साल लग रहे बंदे को 4800 ग्रेड पे तक ही पहुंचने में, तो वहां पे बंदे सिर्फ एसी बनकर ही रिटायर कर रहे हैं। तो इस पोस्ट में जो है प्रमोशन काफ़ी स्लो है। मेन वर्क इंस्पेक्टर्स का क्या होता है कि बिजनेस करेक्टली टैक्स पे कर ले कि नहीं, रिटर्न फाइल किया कि नहीं, जीएसटी रिटर्न फाइल किया कि नहीं, बिजनेस को इंस्पेक्ट करना, ऑडिट्स कंडक्ट करना, डिपार्टमेंट को कोर्ट में रिप्रेजेंट करना जब भी जरूरत पड़े। इस पोस्ट में क्या है कि जीएसटी इंस्पेक्टर और प्रिवेंटिव ऑफिसर जितने भी वर्दी वाले पोस्ट है उन सब में आपको एक एक्स्ट्रा अलाउंस दिया जाता है, जिसको अपन बोलते हैं यूनिफॉर्म अलाउंस, 10,000 रुपए का। ये यूनिफॉर्म अलाउंस आपको एएसओ या इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या एवन ईडी में नहीं मिलेगा, क्योंकि वो नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स है। जितने भी वर्दी वाले जॉब्स है उन सब में आपको 10,000 रुपए का एनुअली यूनिफॉर्म अलाउंस प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन वर्दी जो है वो मोस्टली रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे या जब कोई सीनियर कमिश्नर आए उसी समय पहनी जाती है, हमेशा बेसिकली नहीं पहनी जाती, ठीक है। हर दिन वर्दी नहीं पहनते भाई साहब, ये चीज़ ध्यान में रख लो, ये चीज़ मतलब जान लो, पहचान लो, ठीक है। हर दिन वर्दी नहीं पहनते, वर्दी सिर्फ उसी दिन पहनी जाती है जब आपका रिपब्लिक डे हो, इंडिपेंडेंस डे हो या कोई सीनियर कमिश्नर विजिट पे आए हो तभी, ठीक है ना। 4600 ग्रेड पे में सबसे कम कट ऑफ इसी पोस्ट की जाती है क्योंकि भतेरे इंस्पेक्टर लगते हैं, ठीक है। इस बार भी करीब 1100 के अराउंड जीएसटी इंस्पेक्टर बंदे लगने वाले, तो 3 स्टार 3 सितारों के सपने सब ऑलमोस्ट बहुत सारे बंदों के ही पूरे हो जाते हैं, इसीलिए इसकी कट ऑफ सबसे ज़्यादा कम जाती है, ठीक है, जितने भी 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। और इस पोस्ट में जो है ऑफिसेस जो लोकेटेड है जीएसटी कमिश्नरेट में, कमिश्नरेट मतलब बहुत बड़ा होता है, कमिश्नरेट मतलब जो जोन है ना, जोन के अंदर आपके छोटे छोटे रेंज ऑफिसेस होते हैं, रेंज ऑफिस के अंदर फिर बड़े बड़े वार्ड ऑफिस भी आते हैं, है ना। तो इसमें ना जो रेंज ऑफिसेस है वो काफी रिमोट लोकेशंस में लोकेटेड है। तो अगर आपको घर से बाहर मिल रहा है आउटर स्टेट में, सपोज कोई नॉर्थ का बंदा अगर साउथ में जा रहा है और उसे अगर कोई रिमोट लोकेशन की ऑफिस मिल गई तो काफी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि साउथ में लैंग्वेज बैरियर तो है, ठीक है ना। तो इस पोस्ट को सोच समझ कर ही ऑप्ट करना, ऐसा नहीं कि आपको 4600 ग्रेड पे वर्दी का शौक चढ़ा हुआ है और आप घर छोड़ के सीधे साउथ पहुंच गए, वहां से एक बार पहुंच गए तो वापस आने में हालत खराब हो जाएगी। आपको भी पता है कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, साउथ में जीएसटी इंस्पेक्टर ले लिए यूट्यूब के चक्कर में और अब बार बार एग्जाम देते फिर रहे, पेपर नहीं निकल रहा उनका, ठीक है। अब इस पोस्ट में भी कुछ फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, वही प्रिवेंटिव ऑफिसर एग्जामिनर वाली, इसको पढ़ लेना, ठीक है। फिजिकल टेस्ट जीबी के पहले करवाते हैं और लीनियंट होता है, मोस्टली सभी पास कर जाते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, ये वो पोस्ट है जिस पर मैं अभी प्रेजेंटली वर्किंग हूँ, है ना, सीजीएल 2023 से। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप सबसे पहले बनोगे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, फिर वहां से आप बनोगे इनकम टैक्स ऑफिसर, फिर बनोगे आप असिस्टेंट कमिश्नर, फिर बनोगे डेप्यूटी कमिश्नर, फिर बनोगे जॉइंट कमिश्नर, फिर बनोगे एडिशनल कमिश्नर और लास्ट में बनोगे सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। पीसीसीआईटी नहीं बन, इसके बाद बेसिकली आपका आता है प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पीसीआईटी, और सबसे लास्ट में बनते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, जो कि अपॉइंटिंग अथॉरिटी है एसएससी सीजीएल वालों की, ठीक है। अगर मैं बात करूं इस पोस्ट के बारे में, तो प्रमोशन एस्पेक्ट्स इसमें जीएसटी से काफी बेटर है, ठीक है ना। लेकिन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स से आईटीओ बनने में आपको 10 से 12 साल लग जाएंगे, ठीक है। कभी कभी 15 साल भी लग सकते हैं कुछ जोन में, और कुछ जोन है मुंबई, चेन्नई, है ना, या दिल्ली में भी मैंने सुना है कि प्रमोशन ठीक ठाक है ना। दिल्ली में भी करीब 10 साल के अंदर बंदे आईटीओ बन जाते हैं, लेकिन कुछ जोन है लाइक मुंबई, चेन्नई, जहाँ पे 6 साल के अंदर ही आप आईटीओ बन जाओगे अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लो तो। डिपार्टमेंटल एग्जाम प्योरली अकाउंट्स बेस्ड है, तो कॉमर्स वालों को एक एज मिल जाता है ना। साइंस और बीटेक वाले थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं क्योंकि कॉमर्स हमारी होती नहीं है,
तो बेसिकली अकाउंट्स वाले जो होते हैं, जो कॉमर्स वाले बंदे होते हैं, वो जल्दी इजीली डिपार्टमेंटल एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, है ना, क्योंकि पूरा काम इसमें अकाउंट्स वाला ही है। ठीक है। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर से असिस्टेंट कमिश्नर बनने में आपको 8 साल लगेंगे। ऐसे एसी से टीसी बनने में 4 से 5 साल, टीसी से जेसी बनने में 4 से 5 साल। तो अभी क्या है कि इसमें भी IRS आ चुके हैं, है ना, तो यूपीएससी ने इसमें भी स्टैग्नेशन ला दिया है। यूपीएससी का दबदबा और रोला हर जगह है। तो मैक्स टू मैक्स कोई बंदा अगर एसएससी सीजीएल से ITI लग रहा है तो वो जेसी तक आराम से पहुंच जाएगा, जॉइंट कमिश्नर तक ले दे के आराम से पहुंच जाओगे। और अगर काफी यंग एज का है, 20 या 21 साल की एज में अगर ज्वाइन कर रहे हो, तो मैक्स टू मैक्स आप एडिशनल तक पहुंच सकते हो। पहले बंदे CIT बनकर भी रिटायर हुए थे, लेकिन अब CIT की पोस्ट जो है वो सोली यूपीएससी के लिए रिजर्व कर लिया गया है। तो मैक्स टू मैक्स बंदे जो है वो एडिशनल कमिश्नर तक पहुंच सकते हैं। तो अपने कुल मिला के 35 साल की सर्विस में आप मिनिमम 5 प्रमोशन तो ले ही लोगे, ले दे के जेसी तो बन ही जाओगे आराम से। ठीक है। अब अगर बात करें डिटेल्स ऑफ ITI की, ये वन ऑफ द बेस्ट पोस्ट है। ठीक है ना। मैं भी प्रेजेंटली वर्किंग हूँ इसी डिपार्टमेंट में एज इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स। और जो ये एम्प्लॉय फ्रेंडली डिपार्टमेंट है, मतलब ये काफ़ी सुपर एम्प्लॉय फ्रेंडली डिपार्टमेंट है यार। डिपार्टमेंट बहुत ही अच्छा है, लोग बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है। इसमें बहुत ही ज़्यादा सोशल रिस्पेक्ट और भौकाल है पब्लिक और सोसाइटी में, क्योंकि आम जनता का आपको पता ही है, इनकम टैक्स नाम से ही वो डरते हैं। ठीक है। अगर आप ID कार्ड किसी को दिखाते हो तो लोग इज्जत देने लगेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप इनकम टैक्स से हो, है ना। टॉपर्स इस पोस्ट को हमेशा प्रेफर करते हैं। मतलब सीजीएल 17 से पहले अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो MEA से ज़्यादा इसकी कट ऑफ जाती थी। अभी जब से ये फेसलेस हो गया है तब से ITI का चार्म थोड़ा सा कम हो गया है, लेकिन अब भी डिपार्टमेंट का नाम काफ़ी है। कुछ लोग नेम देखकर ही डिपार्टमेंट को ऑप्ट कर लेते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। सीधी सी बात है, सारा खेल नाम का ही है ना। भले ही आपको डिपार्टमेंट में उतनी ज़्यादा इज्जत मिले ना मिले, लेकिन पब्लिक आपकी बहुत इज्जत करेगी अगर आप एक बार बोलते कि आप इनकम टैक्स से हो। ठीक है। और एक रीजन क्या है कि टॉपर्स इस पोस्ट को क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट नहीं है ना, ना कोई वेट का लोचा है, ना कोई हाइट का लोचा है, ना कोई फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होगा। ठीक है। इसमें सिर्फ CPT जो कंप्यूटर होती है आपकी, सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स 18 नंबर है। ठीक है। और इसमें कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट है, फिजिकल टेस्ट भी नहीं होती। तो बेसिकली जो भी बंदे हैं इस पोस्ट को ऑप्ट करेंगे, है ना, उन्हें मतलब मिनिमम से मिनिमम एफर्ट ही चाहिए। बस आप 390 में मैक्सिमम स्कोर कर जाओ, बाकी चीज़ें अपने आप हैंडल हो जाएंगी। ठीक है। काफ़ी डाइवर्स वर्क है नेचर में। आप डिफरेंट सेक्शंस में पोस्टेड रहोगे, लाइक असेसमेंट यूनिट, जुरिडिक्शनल असिस्टिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इन्वेस्टिगेशन विंग, सेंट्रल सर्कल एक्सेट्रा। जो रेड्स और सर्च और सर्वे होते हैं ना, वो मोस्टली इन्वेस्टिगेशन वाले बंदे करते हैं, है ना। और इन्वेस्टिगेशन विंग और सेंट्रल सर्कल जो है ये फेसलेस नहीं है, अभी भी फेसलेस नहीं है। ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे अभी भी SSC के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं। ठीक है ना। इसमें अभी भी SSC के साथ कॉन्टैक्ट होते हैं। तो ये चीज़ आप जानकर रखिए, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। काफ़ी अच्छी जॉब है ना। अलग अलग डाइवर्स वर्क सीखोगे, अलग अलग टाइप के लोगों के साथ उठना बैठना आपका होगा, काफ़ी हाई प्रोफाइल केसेस भी आप डील करोगे, है ना। अभी तो बेसिकली फेसलेस भी हो चुका है। फेसलेस के अंदर बेसिकली 4 चीज़ें आती है, असेसमेंट यूनिट, वेरिफिकेशन यूनिट, टेक्निकल यूनिट और रिव्यू यूनिट। ठीक है। ये फेसलेस का पार्ट है। और बाकी जो जुरिडिक्शनल असिस्टिंग ऑफिसर हो गया, इंटरनेशनल टैक्सेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन विंग हो गया, सेंट्रल सर्कल हो गया, ये सब अभी भी फेसलेस नहीं हुए हैं। अगर आपको मेन काम डिपार्टमेंट में सीखना है तो मेन काम इन्वेस्टिगेशन विंग और सेंट्रल सर्कल में ही होता है। यहीं पे ही सबसे ज़्यादा रेड्स और सर्च और सीजर ऑपरेशंस होते हैं। जो रेड्स आप टीवी पे देखते हो, आप डिपार्टमेंट में जब ज्वाइन करोगे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा कि रेड्स और सर्च और सीजर ऑपरेशंस कैसे कंडक्ट करते हैं ना, कैसे हफ्ते दर हफ्ते प्लान बनाया जाता है, प्लॉटिंग की जाती है ना। कुछ रेड्स तो आपके 10-11 दिन भी चलते हैं, है ना। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है, लेकिन अगर आप एक बार जाओगे तो दोबारा जाने का नहीं बोलोगे, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक एक्सपीरियंस होता है। मैं जा चुका हूँ तो मुझे पता है। ठीक है। प्रमोशन एस्पेक्ट जो है काफ़ी डिसेंट है ना, उतने भी खास नहीं है लेकिन डिसेंट है। 8 से 10 साल में आप ITO बन जाओगे मोस्ट जोन्स में। मोस्ट ऑफ जोन में अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन क्लियर कर लो तो कुछ जोन में 15-16 साल भी लग जाते हैं ITO बनने में। जैसे बिहार हो गया, है ना, वापस बिहार हो गया, या आपका यूपी हो गया, वहाँ पे प्रमोशन काफ़ी स्लो है ना। लेकिन बाकी मोस्ट ऑफ द केस में आप 10 से 12 साल में ITO बन ही जाओगे। ठीक है। ICT जो है इंटर जोन ट्रांसफर, ये CVDT में बैंड है। आपको ना स्पाउस ग्राउंड मिलेगा ना आपको म्यूचुअल मिलेगा। ठीक है ना। तो अगर आप एक बार किसी जोन में गए तो उसमें सिर्फ आपको इंट्रा जोन ट्रांसफर ही मिल सकता है। इंटर जोन ICT बैंड हो चुका है, स्पाउस ग्राउंड पे नहीं मिलेगा, सिर्फ लोन बेसिस ट्रांसफर आपको मिल सकता है। तो इस पोस्ट को तभी ऑप्ट करना जब आपके अच्छे नंबर हो और आपको होम स्टेट मिलने के चांसेस हो। अगर आपको होम स्टेट में कोई 2800 ग्रेड पे या होम स्टेट में GST मिल रहा है और आप ITI लेना चाहते हो तो पहले होम स्टेट सिक्योर कर लो, उसके बाद ही इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स ऑप्ट करना। ठीक है। ये नहीं कि डिपार्टमेंट का भौकाल देख के आप उसके पीछे भाग रहे हो। पहले घर को प्रायोरिटी दो, है ना, उसके बाद फिर आप ITI दे देना, क्योंकि रिपीटर्स तो वैसे भी हर साल एग्जाम दे ही रहे हैं, है ना। हमने इस साल भी डेटा देखा था, ऑलमोस्ट करीब 70% बच्चे तो रिपीटर्स ही है, और बहुत सारे रिपीटर्स फिर CGL 24 CGL 25 में भी जाएंगे। इस चीज़ के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि रिपीटर्स क्यों बार बार इस एग्जाम को देते हैं। ठीक है ना। ये बेसिकली ट्रांसफरेबल जॉब है, मतलब जोन के अंदर ही हर 4 साल में आपको ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें बेसिकली फील्ड जॉब भी है और आपका डेस्क जॉब भी है। जो भी एस्टैब्लिशमेंट और कोऑर्डिनेशन वाला सेल हो गया वो
आपका डेस्क जॉब है प्योरली, जैसे असेसमेंट यूनिट ये भी प्योर डेस्क जॉब है, और इन्वेस्टिगेशन विंग सेंट्रल सर्कल ये सब जो है आपका प्योर फील्ड जॉब है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस डिपार्टमेंट में बायोमेट्रिक नहीं है, मतलब जितने भी एएसओ की पोस्ट हो गई, एईओ इन ईडी की पोस्ट हो गई, जीएसटी की पोस्ट हो गई, इन सब में क्या है बायोमेट्रिक आ चुका है, कॉर्पोरेट कल्चर आ चुका है। लेकिन इनकम टैक्स में अभी भी बायोमेट्रिक नहीं आया है, अभी भी हैंड रिटन अटेंडेंस होती है, और इंस्पेक्टर की तो अटेंडेंस भी नहीं होती। अटेंडेंस आपकी सीनियरिटी या ऑफिस सुपरिटेंडेंट को ही लगानी पड़ती है, इंस्पेक्टर से अटेंडेंस बनता है, ठीक है। तो बायोमेट्रिक का कोई लोचा नहीं है, तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, आप जब मर्जी आ जा सकते हो, है ना। कोई मतलब इतना लोचा नहीं है, कोई अटेंडेंस का उतना दिखता नहीं है, लीव की भी उतनी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि बायोमेट्रिक ही नहीं है, ठीक है। और इंस्पेक्टर्स की अटेंडेंस भी नहीं होती। तो अगर अपन लोग एक बार वैकेंसी चार्ट पर नजर डाल दे तो आप देख लो, सीबीआई की 69 पोस्ट है, लेवल 7 की पोस्ट है। एमईआईटी इसमें मात्र 3 पोस्ट है यार, इसकी कट ऑफ उड़ेगी, बहुत ज्यादा उड़ेगी, और काफी अच्छी पोस्ट है, इसमें ज्यादा वर्कलोड भी नहीं है ना। एमईआईटी ये एएसओ इन एमईआईटी की बात करो, 18 साल की एज वाले इसके लिए एलिजिबल है, कलर ब्रांड वाले भी भर सकते हैं। फिर सीबीआईसी में देख लो, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, इसमें 68 पोस्ट है, ये कोस्टल एरिया है तो नॉर्थ वाले देखकर ऑप्ट करना थोड़ा। एमईए एएसओ इन एमईए, इसमें यूआर की 90 सीट्स है, ठीक है, इसके लिए भी कलर ब्रांड वाले एलिजिबल है। ओवरऑल 181 बंदे हैं, अगर 90 है तो मतलब मान के चलो कि एआईआर 180 तक तो ये शायद खिंच जाएगी एमईए। काफी अच्छी पोस्ट है, फॉरेन पोस्टिंग मिलेगी, एक फॉरेन ट्रिप मान लोगे तो मेरे ख्याल से शायद करोड़ों के अराउंड कमा ही लोगे, है ना। एक फॉरेन ट्रिप है ना, आपको बेसिकली 2 या 3 साल के लिए भेजा जाता है मिनिस्ट्री में, फिर आपका कूलिंग पीरियड आता है, मतलब आप 3 साल अगर फॉरेन में रह रहे हो तो फिर आने वाले 2 साल तक आप दिल्ली में रहोगे, फिर आप 3 साल के लिए फॉरेन में जा सकते हो, फिर आने वाले 2 साल तक आपको दिल्ली में रहना पड़ेगा। दिल्ली में रहने वाले पीरियड को ही कूलिंग पीरियड कहा जाता है, किसी को लगातार फॉरेन पोस्टिंग नहीं मिलती, ठीक है। इसके बाद अगर अपन लोग बात करें अब अगर अपन लोग बात करें एमईए की ही बात कर रहे थे, तो इसमें 90 पोस्ट है ना, इसमें फॉरेन पोस्टिंग रहती है आपकी, है ना। तो मैं कुछ कूलिंग पीरियड के बारे में बता रहा था, मतलब आप पहले 2 साल दिल्ली में रहोगे प्रोबेशन पीरियड तक, है ना, तब तक आपका एक साइफर टेस्ट भी होता है ना, जिसमें आपको सिखाया जाता है कि आप फॉरेन लैंग्वेजेस के बारे में जानते हैं, जिस कंट्री में आप जाने वाले हो उसके लिए आप फिट भी हो कि नहीं, क्योंकि वहाँ जाओगे तो वहाँ की लैंग्वेज में भी आपको बात करना पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है, हिंदी में तो बात नहीं होगी, है ना, ठीक है। तो 2 साल आप दिल्ली में रहे, प्रोबेशन में साइफर टेस्ट वगैरह सीखे, आप एलिजिबल हुए जाने के लिए, फिर आपको किसी कंट्री पे पोस्टिंग दे दी, सपोज आपको यूएसए पोस्टिंग मिल गई, 3 साल आप यूएसए में रहोगे, है ना, आपकी सैलरी अराउंड 3-3.5 लाख बनेगी, है ना, वाइट मनी विदाउट टैक्स, कोई टैक्स नहीं कटने वाला, ठीक है। तो 3-3.5 लाख आपको मिलेंगे महीने के, ठीक है। तो अब जब तक आप यूएसए से वापस आओगे आप करोड़ों रुपए कमा चुके होगे एक ट्रिप पे ही, है ना। उसके बाद 2 साल का कूलिंग पीरियड रहेगा, 2 साल का कूलिंग पीरियड मतलब आपको 2 साल इंडिया में ही रहना है, दिल्ली में, ठीक है। इसके बाद आप फिर से एलिजिबल हो जाओगे फॉरेन जाने के लिए, यही साइकिल आपके रिटायरमेंट तक चलता रहेगा, है ना। प्रमोशन भी इसमें डिसेंट है ना, मोस्टली बंदे अंडर सेक्रेटरी, पता नहीं अंडर सेक्रेटरी तो नहीं, शायद डेप्यूटी सेक्रेटरी तक पहुंच ही जाओगे, ठीक है। वही सीएसएस के बराबर ही है इसका प्रमोशन ले देकर, कुछ ज्यादा अंतर है नहीं, ठीक है ना। इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर की बात करें तो इसमें यूआर की 175 सीट्स हैं, तो इसकी कट ऑफ थोड़ी पीछे तक जाएगी, है ना, इसकी कट ऑफ ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि प्रिवेंटिव ऑफिसर पे नॉर्थ वाले बंदे इसको ऑप्ट नहीं करेंगे, और लड़कियां भी इसको ऑप्ट नहीं करेंगे क्योंकि इसमें नाइट शिफ्ट है, ठीक है, तो थोड़ा सा हेक्टिक है। बाकी बंदे पीओ मुंबई वगैरह लेके काफी खुश है, ठीक है। अब खुशी का रीजन क्या है कि ये तो खैर यहाँ पे बताया नहीं जा सकता, आप समझ लो इशारों में, ठीक है ना। पीओ मुंबई लोग बहुत लेना चाहते हैं, काफी चलन में है आजकल, बहुत ट्रेंड में है, लोग पीओ कोलकाता नहीं लेते लेकिन पीओ मुंबई जरूर लेते हैं, ठीक है। तो हाँ ये, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें कलर ब्रांड वाला एलिजिबल नहीं है ना, और फिजिकल रिक्वायरमेंट है, नाइट शिफ्ट है, ठीक है। तो मैं मोस्टली गर्ल्स को ही रिकमेंड नहीं करता लेना, लेकिन इसमें फील्ड जॉब है, अच्छी खासी जॉब है, डाइवर्स नेचर है ना, बोर नहीं होगे, टिपिकल सरकारी बाबू वाली नौकरी नहीं है। इसके बाद अगर अपन बात करें सीबीआईसी इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इसमें देखो करीब 1067 भाई साहब, मतलब काफी बंदे इस बार 3 स्टार लेने वाले है ना, तो मतलब और ज्यादा यूट्यूबर्स, रील्स, शॉर्ट्स, भौकाल इसकी चलती रहेगी, है ना। मतलब कुछ लोग ना भौकाली के नाम पे इतना फेंकते हैं फालतू बात, ठीक है। लोगों ने तो भाई एएसओ को भी दिखा रखा है कि वो कार से करके अंडर सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करने जा रहे, भाई कोई कार नहीं प्रोवाइड की जाती, ठीक है। सीजीएल के किसी भी जॉब में आपको कोई कार नहीं प्रोवाइड की जाती, कार आपको इंटाइटल किया जाता है जब आप गैजेटेड ऑफिसर बन जाओगे। जैसे अगर मैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बात करूं तो इंस्पेक्टर को कोई कार नहीं मिलती, लेकिन आईटीओ से आप कार के लिए एलिजिबल हो जाओगे, आपको कार दिया जाएगा, लेकिन दैट इज ओनली फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। इस चीज को ना दिमाग में डाल लो, अगर डिपार्टमेंट में आपको कार ही दी जा रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए दी जा रही है, ये नहीं है कि आपको घर से गाड़ी उठा के ले जाएगी मीटिंग दिलवाने के लिए, आप सिर्फ ऑफिशियल वर्क के लिए ही गाड़ी का इस्तेमाल करोगे। तो जो आपको रील्स शॉर्ट्स में भौकाल दिखाया जाता है ना एसएससी सीजीएल के थ्रू, जो पावर कुछ नहीं है मेरे भाई,
आप सिर्फ एक हाई पेड क्लर्क बनोगे एसएससी सीजीएल से, ये बात ध्यान से लगा लो, ठीक है। अब बात करते हैं एएसओ एनआईसी एमईआईटी के लिए, ये भी 18 से 30 साल एज वालों के लिए है। यार इसमें भी ये काफ़ी कम सीट्स आई है, यूआर की मात्र 3 सीट्स है, ओवरऑल 5 है, इसकी भी कट ऑफ उठेगी। कलर ब्लाइंड वाले एलिजिबल नहीं है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ईडी की मैंने बता दी, इस बार काफ़ी अच्छी पोस्ट आई है, पिछले बार सिर्फ 2 या 3 पोस्ट आई थी, इस बार यूआर की ही 47 पोस्ट है, ओवरऑल 92 पोस्ट है। कलर ब्लाइंड वाले एलिजिबल नहीं है, लेकिन ये फास्टेस्ट प्रमोशन वाली जॉब है एसएससी सीजीएल में, और इसकी प्रमोशन भी अच्छी है, और इसमें सैलरी भी आपको 20% ऑफ बेसिक पे, दैट इज स्पेशल इंसेंटिव अलाउंस, आपको इसमें मिलने वाला है, ठीक है। एएसओ इन सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये भी अच्छी पोस्ट है, मात्र एक ही वैकेंसी आई है इसकी, इसको तो लगता है टॉप 10 वाले निपटा देंगे कोई ना कोई। फिर एएसओ इन कैट, ये जो एएसओ इन कैट है ना, ये दिल्ली बेस्ड नहीं है, ठीक है, मतलब दिल्ली है लेकिन ऑल इंडिया ट्रांसफर है इसमें, ये ट्रांसफरेबल जॉब है, नॉर्मल एएसओ वाली जॉब नहीं है कि 9 to 5 डेज, ये 9 to 5 डेज जॉब ही है, लेकिन इसमें क्या है कि ट्रांसफर्स ओपन है ना, ये नॉर्मल बाकी एएसओ जैसा नहीं है कि दिल्ली बेस्ड है, इसमें ऑल इंडिया ट्रांसफर्स है, ठीक है, तो इसको वही सोच के आप ऑप्ट करना। एएसओ इन आईबी का भी सेम है, इसमें भी ऑल इंडिया ट्रांसफर है, लेकिन 80% बंदों को शुरुआत में दिल्ली दे दी जाती है, 20% को बाहर भेजते हैं, और 4 साल के साइकिल में आपको अंतराल में ट्रांसफर्स करवाते रहेंगे, ठीक है। इसकी भी 29 वैकेंसी है, कलर ब्रांड वाले इसमें एलिजिबल है। फिर बात करते हैं आपके एएसओ इन सीएसएस की, इसमें 581 सीट्स है यूआर की, ओवरऑल 1433 है, 581 यूआर की सीट्स है, मतलब 1900 रैंक तक बेसिकली जा सकती है, मैंने कट ऑफ आपको बताई थी, करीब करीब 333-334 मान के चलो, उतनी शायद सीएसएस की जाए। कलर ब्रांड वाले एलिजिबल है, फर्स्ट क्लास जॉब है, लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग है ना, मेट्रो सिटी आपको मिल जाएगी। अगर आपको दिल्ली के प्रदूषण से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली जाइए इस पोस्ट के लिए, है ना, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, डिसेंट प्रमोशंस है, गर्ल्स को तो डेफिनेटली ऑप्ट करना ही चाहिए ये पोस्ट, क्योंकि ये सबसे स्टेबल लाइफ आपको प्रोवाइड करेगी, है ना, टिपिकल सरकारी बाबू वाली नौकरी है ये एएसओ इन सीएसएस। फिर बात करें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये भी लेवल 7 इंस्पेक्टर की जॉब है, 4 ही पोस्ट है इसमें, कट ऑफ इसकी उठेगी काफ़ी, है ना। कलर ब्लाइंड वाले ऊपर से एलिजिबल नहीं है, तो देख लेना, फिजिकल रिक्वायरमेंट इनमें टफ होती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी मैंने बताई थी, एएसओ में जितने भी पोस्ट है सबसे फास्टेस्ट प्रमोशन एएसओ इन एसीआई की है, सीट्स ज़्यादा नहीं आती इसकी, लेकिन अच्छी पोस्ट है, ठीक है ना। जॉब प्रोफाइल वही एएसओ की मोर और लेस वही है ना, लेकिन प्रमोशन इसमें काफ़ी फास्ट है, इसमें आप डायरेक्टर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। एएसओ इन सीआईसी सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, इसमें तो बहुत ही कम सीट्स आई है, मात्र 2 सीट्स है, कलर ब्लाइंड वाले एलिजिबल है। इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट की अगर मैं बात करूँ, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर बेसिकली आता है, ये ग्रुप बी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, कलर ब्लाइंड वाले एलिजिबल है, 23 पोस्ट इसमें आए हैं। इसमें ना क्या होता है कि वर्कलोड काफ़ी हेक्टिक होता है, मतलब इसमें आपको अच्छी खासी पावर मिल जाएगी, आप जिस भी पोस्ट ऑफिस में पोस्ट रहोगे उस पोस्ट ऑफिस के हेड आप रहोगे, आपके अंडर पोस्टल असिस्टेंट काम करेगा, आपके अंडर ग्रामीण डाक सेवक काम करेगा, ग्रामीण डाक सेवक के अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहोगे आप, उनकी छुट्टियां सैंक्शन करोगे आप, पोस्ट ऑफिस के जब इंस्पेक्शन में जाओगे तो काफ़ी इज्जत मिलेगी। इसमें प्रमोशन भी आपकी डिसेंट है, लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इसमें वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, टारगेट बेस्ड जॉब है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का टारगेट देते हैं, है ना, पीएलआई का टारगेट इंस्पेक्टर और पोस्टल असिस्टेंट मिलकर ही पूरा करते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक टारगेट देती है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस करवाने की, तो वो टारगेट्स के साथ आपको झेलना पड़ेगा, और पब्लिक डीलिंग है, और सैटरडेज को भी काम करना पड़ सकता है, मोस्ट ऑफ द टाइम सैटरडेज को भी इंस्पेक्टर्स को बुला लेते हैं, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ठीक है। बाकी इसमें रूल 38 ओपन है ना, अगर आप आउटर स्टेट में ट्रांसफर्ड हो 2 साल प्रोबेशन कंप्लीट करके रूल 38 लगा के आप अपना होम स्टेट में वापस आ सकते हो। पोस्टल डिपार्टमेंट का ये एक एडवांटेज है कि ट्रांसफर्स ओपन रहते हैं। एएसओ एंड मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की बात करते हैं, सीएसएस से बेटर है ये, लेकिन एक ही पोस्ट आई है यूआर की, कलर ब्रांड वालों के लिए एलिजिबल है, अच्छी पोस्ट है ना, प्रमोशंस भी डिसेंट है, ठीक है, बुरी नहीं, लेकिन इसकी वैकेंसी ज़्यादा नहीं आती, है ना। फिर एक आता है एएसओ इन एएफएचक्यू, जितने भी एएसओ की पोस्ट है सबसे कम कट ऑफ जाने वाली पोस्ट एएसओ इन एएफएचक्यू है, ठीक है। इसमें बेसिकली आप आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर में पोस्टेड रहोगे दिल्ली में, है ना, आर्मी वाला कल्चर है थोड़ा सा, आर्मी के ऑफिसर्स के साथ आपको डील करना पड़ेगा। ग्रुप भी नॉन गैजेटेड पोस्ट है, यूआर की 13 सीटें है ना, तो एएसओ की जितने भी कट ऑफ जाएगी सबसे लोएस्ट कट ऑफ इसी की जाएगी, ठीक है। तो दिल्ली बेस्ट है, उतनी भी बुरी नहीं है, लेकिन एक चीज़ है कि आर्म फोर्सेस हेडक्वार्टर में आपको स्मार्टफोन अलाउड नहीं है, ठीक है, पूरे दिन आपको कीपैड वाले फ़ोन के साथ बिताना पड़ेगा समय, ठीक है। तो अगर आप रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम देखने के शौकीन हैं तो इस पोस्ट को मत ऑप्ट करिएगा, है ना, कीपैड वाले फ़ोन से यार वहाँ पे जाके रील्स वगैरह तो बना नहीं पाओगे, है ना। बाकी ठीक है, लाइफ टाइम दिल्ली पोस्टिंग चाहिए तो उसके लिए एएसओ इन एएफएचक्यू अच्छी पोस्ट है, बस वही बता दिया मैंने कि एएसओ इन एएफएचक्यू, और एक आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ्रू एएसओ इन सीएसएस, है ना। सीएसएस के अंदर भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज आती है, लाइक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एएसओ इन एएफएचक्यू, एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, एएफएचक्यू तो अपना अलग से हो गया। तो एएसओ सीएसएस के अंदर भी जो एएसओ इन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है
उसमें भी बेसिकली आपको फ़ोन अलाउड नहीं है, आपको कीपैड वाला फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा। सीजीडी ऑडिटर में भी आपका फ़ोन अलाउड नहीं है, स्मार्टफोन, आपको सीजीडी में भी कीपैड वाला फ़ोन ही यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो डिफेंस के साथ ये थोड़ा सा लोचा रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसकी भी बेसिकली प्रमोशन काफ़ी अच्छी है ना। 5 पोस्ट ही है, इसकी कट ऑफ उड़ेगी। ठीक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स में प्रमोशन अच्छी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स एएसओ की प्रमोशन बहुत अच्छी है। ठीक है, लाइफ टाइम दिल्ली बेस्ड जॉब है, खराब जॉब नहीं है। और इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स सीबीडीटी की बात करें तो यार ये अभी ग्रुप सी नहीं है ना, ये ग्रुप बी बन चुका है। ठीक है ना, अभी बेसिकली इंस्पेक्टर को ग्रुप बी बना दिया गया है ना। तो इसमें टोटल 411 बंदे हैं, यूआर के 179 है। ठीक है, कलर ब्लाइंड वाले एलिजिबल है, सीपीटी में जिसके कम मार्क्स है वो भी एलिजिबल है, सिर्फ 18 नंबर ही लाने हैं। ठीक है, तो अच्छी पोस्ट है। प्रेजेंटली मैं वर्किंग पे हूँ और मैं मोर और लेस सेटिस्फाइड हूँ इस पोस्ट से। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ अब देखिए, मेरे एडवाइस में जाने से पहले मैं आपको कुछ 2400 ग्रेड पे की पोस्ट के बारे में बताना चाहूँगा। एक होती है आपकी टैक्स असिस्टेंट इन सीबीडीटी, है ना। अब क्या हो गया ना कि डिपार्टमेंट में न्यू आरआर आ चुका है, रिक्रूटमेंट रूल। तो टीएस सीबीडीटी में जो पहले टीएस से सीनियर टीए बनने का प्रमोशन पीरियड 3 साल का था, वो अब ऑन पेपर 10 साल हो गया है। टीएस सीबीआईसी में यही टीएस से सीनियर टीए बनने का प्रमोशन पीरियड 10 साल है, लेकिन एक्चुअल में 15 साल लग जाते हैं। तो अब टीएस सीबीडीटी और टीएस सीबीआईसी दोनों के दोनों ले देकर बराबर हो गए हैं। तो अगर कोई टीएस सीबीडीटी ऑप्ट करने का सोच रहा है तो मैं बोलूंगा कि आप चाहे सीबीडीटी लो टीए में या आप सीबीआईसी लो, बात बराबर है, कुछ अंतर नहीं रहा। टीएस सीबीडीटी में अब वो प्रमोशन नहीं रहा, टीएस इंस्पेक्टर बनने में आपको 15 साल लग जाएंगे। ठीक है, इस न्यू आरआर के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होगा, है ना। तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा कि न्यू आरआर आ चुका है। ठीक है, उस हिसाब से टीए से सीनियर टीए बनने में अब 3 साल नहीं 10 साल से 15 साल लग ही जाएंगे। ठीक है, तो सीबीडीटी और सीबीआईसी ले देकर बराबर हो गए। अब बात करते हैं मेरे एडवाइस की। तो मैं एक चीज़ आपको यही बोलूँगा कि हमेशा अपने लोकेशन को प्रायोरिटी दो, अपने होम स्टेट को प्रायोरिटी दो, है ना। अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आपको लोअर ग्रेड पे की जॉब मिल रही है अपने होम टाउन या उस होम टाउन के आसपास, और आपको 4600 ग्रेड पे में साउथ मिल रहा है, मतलब मान लो आपको जीएसटी इंस्पेक्टर साउथ में मिल रहा है और आपको कैग ऑडिटर होम टाउन में मिल रहा है, तो हमेशा अपने होम टाउन को प्रायोरिटी दो। लोअर ग्रेड पे की जॉब ले लो, खुश रहोगे इन द लॉन्गर रन। साउथ में भोकाली देख के जीएसटी की वर्दी देख के चले जाओगे, उसके बाद रोते रहोगे, हर साल पेपर दोगे, फिर पेपर निकलेगा नहीं, क्योंकि पैटर्न ऐसा है, नंबर एक बार ही आएंगे, बार बार नहीं आएंगे। ठीक है, तो ग्रेड पे तो मैटर करता है, लेकिन उसके साथ साथ होम स्टेट उससे ज़्यादा मैटर करता है। तो फैमिली के साथ रहो, खुश रहो। ठीक है, तो हमेशा अपने होम स्टेट को प्रायोरिटी दो। हाँ, मनी मैटर करता है, क्योंकि जो लोअर ग्रेड पे की जॉब है, चाहे 2400 और 2800 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे के बीच का जो गल्फ है, ये काफ़ी ज़्यादा है। और 8th पे कमीशन आने वाला है, तो ये जो गैप है 2800 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे के बीच का, या 2400 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे के बीच का, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन आपकी फैमिली इंपॉर्टेंट है। आगे चल के आप शादी करोगे, बच्चे होंगे, तब पैसा सब कुछ नहीं लगेगा, समझ गए भैया। पैसा से कुछ नहीं होगा तब, है ना। आप जॉब ऐसी लो जिसपे आप 35 साल टिक पाओ, है ना। ये नहीं कि भोकाली देख के आप साउथ चले गए और वहाँ पे खा नहीं पा रहे हो, पी नहीं पा रहे हो, बीमार पड़ गए हो, क्या फ़ायदा फिर ऐसी पोस्ट लेने का, है ना। तो पोस्ट को ऐसे भरो जिससे आपकी फैमिली खुश हो। अगर आपकी फैमिली साउथ मूव करना चाहती है, उन्हें लोकेशन से कोई इशू नहीं है, ले जाओ उन्हें। लेकिन अगर फैमिली नहीं मूव करना चाहती, फिर तो आपको दोबारा सीजीएल देना ही पड़ेगा। सीजीएल दोबारा दोगे, सीट वेस्ट करोगे, फिर नॉर्थ आओगे लोअर पोस्ट लेके। तो एक बार सीट वेस्ट करने से बेटर है कि आप पहली बार में ही लोअर ग्रेड पे की पोस्ट ले लो, उसके बाद अटेम्प्ट करो यार, इंस्पेक्टर देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक और चीज़ क्या है कि भोकाल और पावर के पीछे मत भागो। ठीक है, भोकाल और पावर एसएससी सीजीएल में कुछ नहीं होता। सीजीएल के किसी जॉब में भी आपको कोई पावर नहीं मिलने वाली है। ठीक है ना, आप ऑफिस में बस एक हाई पेड क्लर्क ही रहोगे। ठीक है, आपको पता है जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है उसको पहले ये जूनियर क्लर्क के नाम से उसको जाना जाता था, है ना। जूनियर क्लर्क के बाद इसका नाम बदल के असिस्टेंट रख दिया गया और फिर बाद में वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बना। मैं सिर्फ एएसओ की ही बात नहीं कर रहा, इवन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर हो या प्रिवेंटिव ऑफिसर हो, एग्जामिनर हो, या एयू इन ईडी हो, या सब इंस्पेक्टर इन सीबीआई हो, सारे के सारे हाई पेड क्लर्क ही है। क्योंकि आप मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस क्लास 9-10 का सिलेबस करके आप 80,000 की नौकरी लेने आ रहे हो। पैसे तो आपको मिल जा रहे हैं, लेकिन पावर आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि पावर प्योरली यूपीएससी के हाथ में है। तो अगर आपको असली पावर और भोकाल फील करना है तो यूपीएससी निकालो फिर, है ना। एसएससी सीजीएल की किसी भी जॉब में कोई भी पावर ही नहीं है ना। जो आपको रील्स और शॉर्ट्स में दिख रहे हैं ना, जो सो कॉल्ड यूट्यूबर्स आपको दिखाते हैं, असली रियलिटी उससे बहुत अलग है भाई साहब। ठीक है, तो भोकाल के पीछे मत भागो, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, है ना।
आप जस्ट एक नॉर्मल एम्प्लॉय रहोगे ऑफिस में, ऑफिस जाओगे, काम करोगे, ऑफिस से आ जाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। एक डिसेंट लाइफस्टाइल जियोगे, है ना। किसी भी पोस्ट को इस इल्यूजन में ऑप मत करो कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, ढिमकाना कर दूंगा, मैं ये बन जाऊंगा, वो बन जाऊंगा। कुछ भी नहीं बनोगे भाई साहब, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं बनने वाले हो सीरियल की पोस्ट निकालकर, सीधी सी बात है। जो यूट्यूब में हवा बनाया गया है ना, जीएसटी इंस्पेक्टर या कोई भी दूसरी पोस्ट को लेके या इनकम टैक्स को लेके कि अरे ये है वो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। आप एक नॉर्मल एम्प्लॉय रहेंगे, हाँ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पार्ट बनना अपने आप में बहुत बड़ा ऑनर है, ठीक है। एग्जाम जो है ये हर साल लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं ना, 30-40 लाख बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, उसमें से मात्र 18-20 हज़ार का सिलेक्शन हो रहा है। ये 18-20 हज़ार तो इस बार हो रहा है ना। सीजीएल 22 में भी 36 हज़ार लोगों का सिलेक्शन हुआ था, लेकिन ऑन एन एवरेज 10 हज़ार लोगों का ही सिलेक्शन होता है हर साल, है ना। तो सिलेक्शन रेट 1% से भी कम है ना। तो उस 1% का हिस्सा बनना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हिस्सा बनना, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना, है ना, पब्लिक सर्विस देना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना। तो यू शुड बी ऑनर्ड दैट यू आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यू शुड चेरिश योर हार्ड वर्क, है ना। और आप वही पोस्ट चुने जिसमें आपको लगे कि आप आने वाले 30 साल तक अपने फैमिली को समय दे पाओ, उन्हें खुशी रख पाओ, है ना। क्योंकि वर्क तो करोगे, साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस भी चाहिए। उसके बाद शादी करोगे, बच्चे होंगे तो हेडेक बढ़ेगा, है ना। अगर आप घर पे टाइम नहीं दे पाओगे तो फिर क्या फायदा, है ना। तो कुल मिला के लोकेशन, होम स्टेट और ग्रेड पे, इन तीनों का डेडली कॉम्बिनेशन अगर आपके साथ है तो वेल एंड गुड। या फिर अगर कुछ भी डावाडोल आपको लग रहा है कि अगर आप 4600 ग्रेड पे लोगे तो साउथ पहुंच जाओगे, लेकिन अगर 2400 और 2800 ग्रेड पे लोगे तो घर पे रहोगे, तो मेरे भाई 2400 और 2800 ग्रेड पे ले लो, अगली बार तो फिर सीरियल दोगे, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। ये काफ़ी डिटेल्ड इंसाइट्स है, हर एक डिपार्टमेंट को लेके मैंने बहुत ही ज़्यादा इंटरनल बातें भी बताई है जो आपको कोई नहीं बताने वाला, ठीक है। मैं इस चैनल पे और भी नए नए वीडियोस लाते रहूँगा, है ना। और भी डिटेल इंसाइट्स भी लाऊंगा, अलग अलग पोस्ट के बारे में लाऊंगा, वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, ट्रेनिंग कैसे चलती है ना। और बाकी बहुत सारे मिथ्स भी बर्स्ट करेंगे, है ना, कि एसएससी सीरियल का जो हवा इन्होंने यूट्यूब में बना के रखा है, क्या ये वाकई में ऐसा होता है कि नहीं। तो मैं आगे चल के और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाऊंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। शब्बा खैर, गुड नाइट।